ओके सो गाइस गुड मॉर्निंग। अरे क्या गुड मॉर्निंग। ओके सो गाइस वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ वी स्मार्ट एकेडमी। सबसे पहले मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसा लग रहा है पहली क्लास में बैठे हुए सीए इंटरमीडिएट की? अच्छा लग रहा है सर। अभी तो पता नहीं कैसा लगेगा, अभी तो 3-4 दिन डेमो लिया जाएगा। ऐसे ये देख लो, मेरे को डेमो देख लो कैसे होगा। So guys, let me introduce myself first. My name is CA जय चावला। मैंने अपना CA 2011 में क्लियर किया था। मई 2011 में मैं CA बना और अपनी टीचिंग की जर्नी मैंने 2011 अक्टूबर से स्टार्ट किया। उससे पहले टीचिंग होता था बट प्रोफेशनल टीचिंग नहीं होता था, वो घर पे होता था ना, घर पे ट्यूशन क्लासेस टाइप का वैसा। सो फाइनली 2011 से आई हैव स्टार्टेड माय टीचिंग करियर। 2011 से लेकर अभी तक मैं टीचिंग में हूं और शुरू से सीए फाइनल लेवल पर, सीए इंटरमीडिएट लेवल पर, अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनल लेवल पर अकाउंट्स को ना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोला जाता है, वो पढ़ा रहा हूं। पिछले 1 साल से सीए फाउंडेशन में भी पढ़ा रहा हूं, बट जर्नी कुछ ऐसी स्टार्ट हुई कि सबसे पहले फाइनल, फिर उसके बाद इंटर, उसके बाद फाउंडेशन। वी स्मार्ट एकेडमी से लगभग 1 साल से जुड़ा हुआ हूं और फाइनल पढ़ा रहा हूं लगभग 9 साल से और इंटर पढ़ा रहा हूं लगभग 7 साल से। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। फाउंडेशन, सभी लोग फाउंडेशन होंगे अगर तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। डायरेक्ट एंट्री वाले ऑल द बेस्ट और फाउंडेशन वाले भी ऑल द बेस्ट। ये जो सन्नाटा है ना, अभी आज का दिन है, बस सन्नाटा ही। और आज का दिन भी नहीं, मतलब थोड़ी देर के लिए सन्नाटा है। आज के बाद कभी सन्नाटा नहीं रहने वाला इस क्लास में, ये मेरी गारंटी है, और किसी भी क्लास में नहीं रहने वाला। जहां तक मुझे पता है सारी की सारी क्लासेस में तुम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो, बहुत मस्ती करने वाले हो और मस्ती के साथ साथ बहुत ज्यादा पढ़ाई करने वाले हो। अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि आप सबको विशाल सर ने इंट्रोड्यूस किया, वी स्मार्ट के बारे में बताया, आपको उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि सब चीजें एक तरफ, पढ़ाई आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली करनी है। वैसे ही मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा कि देखो, सुबह सुबह का लेक्चर होने वाला है और सुबह सुबह के लेक्चर में सबसे ज्यादा दिक्कत यह होती है कि उठने की प्रॉब्लम होती है। चलो अपन नहा के नहीं आते वो अलग बात है, ठीक है सबको नहीं बोल रहा हूं। सो गाइस, सुबह सुबह सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यह होती है कि अपन लेक्चर पे टाइम पे नहीं पहुंचते। सुबह 7 बजे का लेक्चर होने वाला है अकाउंट्स का। अकाउंट्स के बारे में मैं अभी बात करूंगा, अभी थोड़ी देर में बात करूंगा। मैं पूरा अभी 10 से 15 मिनट लूंगा, अकाउंट्स के बारे में बात करूंगा, पूरे सीए इंटरमीडिएट के बारे में बात करूंगा। बट कुछ इंपॉर्टेंट बातें सबसे पहले होनी चाहिए। सुबह सुबह आपकी क्लास 7 बजे से लगना शुरू हो जाएगी। अरे कहीं पे भी करो, चाहे मेरे यहां करो चाहे कहीं पे भी करो, मुझे वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि तुम लोग सुबह 7 बजे से लेकर शाम को लगभग 4-4:30 तक यहां अपना दिन गुजारने वाले हो और तकरीबन 5 महीने या 5.5 महीने या 6 महीने के आसपास तुम्हारे गुजरने वाले हैं, अगर दोनों ग्रुप प्लान करके आए हो तो। आगे फर्दर लेक्चर्स में आपको मालूम पड़ता जाएगा कि यार दोनों ग्रुप्स करने का क्या रेलेवेंस है, दोनों ग्रुप्स करने का कितना जबरदस्त मजा है। और अगर आप ये सुन के आओ कि नहीं 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 एक ही ग्रुप करना है बॉस, मेरे सीनियर ने मुझे बोला था, मेरे बड़े भाई ने, बड़ी बहन ने बोला था, तो धीरे धीरे ना अपना खुद का माइंडसेट क्लियर होता जाएगा। मैं कोई नहीं होता आपको ये बताने वाला कि यार दोनों ग्रुप अच्छे हैं कि दोनों ग्रुप अच्छे नहीं है। हाँ, गाइडेंस के लिए जरूर रहूंगा और पूरा वी स्मार्ट एकेडमी रहेगा। बात इतनी सी है कि सुबह सुबह का लेक्चर जितना भी होता है, जितनी फैकल्टीज का होता है सुबह 7 बजे का, ये पिछला रिकॉर्ड है, ट्रेंड है कि तकरीबन 40% स्टूडेंट्स सुबह सुबह वाले लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड नहीं करते। या तो छुट्टी हो जाती है किसी भी कारण से, नींद नहीं खुली तो रीजन आ गया कि सिर दर्द कर रहा था, जबकि वो सिर दर्द नहीं होता, वो बस नींद नहीं खुलती। या फिर अपने आप नींद लेट खुली तो अपन 9 बजे वाली क्लास में पहुंच गए। तो सुबह वाली क्लास में 40% बच्चे अपना प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते और जिसकी वजह से आपका पहला सब्जेक्ट अकाउंट्स का रह जाता है।
और तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारा कभी जिंदगी में साथ नहीं छोड़ने वाला एज अ सीए स्टूडेंट एंड आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल, कभी नहीं छोड़ने वाला। मतलब तुम लोग चाहे जॉब में चले जाओ, तुम लोग चाहे अपना सेल्फ एम्प्लॉयड बनो, मतलब प्रैक्टिस में चले जाओ, अरे छोड़ो प्रैक्टिस भी नहीं करनी, अगर तुम लोग अपना बिजनेस भी करोगे तो सबसे ज्यादा अकाउंट्स तो तुम्हें काम आएगा ही आएगा। सो अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारा कभी भी साथ नहीं छोड़ने वाला, कभी भी नहीं। और मैं मान के चल रहा हूं, चाहे तुम डायरेक्ट एंट्री वाले हो, चाहे तुम फाउंडेशन वाले हो, अभी तुम्हारा अकाउंट्स का नॉलेज जीरो है, जीरो। ये इंटर में, इंटर की फैकल्टी, मतलब मेरा काम है तुम लोगों को अकाउंट्स में एक्सपर्टाइज लेवल तक पहुंचाना, और ना सिर्फ इंटर में पास करवाना, इंटर में के बाद फाइनल में जो आपका अकाउंट्स आता है जिसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोलते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग करवाना कि यार जब हम फाइनल में आएंगे तो कम से कम हमारा एक अच्छा खासा बेस क्लियर हो। और मैं मान के चलूंगा आज से ही हम पहले दिन से ही पढ़ाई करना शुरू करेंगे, और मैं मान के चलूंगा कि तुम लोगों का अकाउंट्स का नॉलेज जीरो है, ताकि पहले दिन से ही हमारा बेस पर एक पकड़ बनती जाए। राइट नाउ अबाउट द बैच, ये बैच में कैसे अपन कंडक्ट करने वाले हैं, क्लासेस किस तरीके से होने वाला है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले 3 से 4 दिन का वी स्मार्ट एकेडमी ने डेमो अरेंज किया है आप सबके लिए। हम यहां पर सब लोग जानते हैं कि यहां पर स्टूडेंट आता है, उसको सबसे पहले तो पता नहीं है कि यार किसके पास मुझे लगाना है, क्या लगाना है। बहुत सारे तुम लोग बच्चे लोग पहले से पता करके आए हो, डेफिनेटली तुम लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग सलाह ली होगी सीनियर से, और डेफिनेटली अच्छी सलाह होगी। बट उसके बाद भी अपना मन तो मानता नहीं है, फिर भी लगता है कि यार एक काम करते हैं, अपन डेमो देख लेते हैं, एक दिन इसका डेमो देखते हैं, एक दिन दूसरे का देखते हैं। डेफिनेटली आप देखो, अच्छे से डेमो देखो। तो यहां पर मैं आपको बता दूं 3 से 4 दिन का प्रॉपर डेमो होने वाला है। पहली बात, इस डेमो के दौरान क्लासेस का टाइम स्ट्रक्चर, आज का क्लास का टाइम स्ट्रक्चर जो आपको बताया गया है वैसा का वैसा रहेगा, बट अगले दिन से क्लास का टाइम स्ट्रक्चर माइट बी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, जस्ट बिकॉज वी वॉन्ट टू गिव यू द डेमो। और हमने शुरू से बताया बच्चों को, जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं स्पेशली, वो भी सोच के आ रहे हैं कि यार हमें कहीं और भी ट्राई करना है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कहां करना है। सो आपका मर्जी है, आप अपने हिसाब से देखें, बट मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि 3 से 4 दिन का डेमो जरूर लेना। एक दिन की क्लास में अपन ये डिसाइड नहीं कर सकते कि यार कहां हमें जाना है, कहां नहीं जाना चाहिए। राइट, ओके, सो दिस वाज द पॉइंट फॉर डेमो। आज का जो शेड्यूल आपको बताया गया होगा, अगर आपको बताया गया होगा तो वैसे का वैसा ही शेड्यूल चलने वाला है। राइट, मेरी क्लास के बाद बाकी अदर फैकल्टीज की क्लासेस होना शुरू हो जाएंगी। नाउ अगर हम अपने अकाउंट्स के कोर्स की बात करें तो सर ये बताइए कि टोटल कितने लेक्चर्स होंगे, कब तक कोर्स कंप्लीट होगा। तो कोर्स कंप्लीशन को लेकर अगर बात करें तो टेंटेटिवली 75 नंबर ऑफ लेक्चर्स होने वाले हैं इंटर अकाउंट्स में। मैं इंटर अकाउंट्स को कभी कभार अकाउंट्स 1 बोलूंगा, क्योंकि आप सब जो जानते होंगे शायद कि इंटर के ग्रुप 2 में भी एडवांस अकाउंट्स है, तो एडवांस अकाउंट्स भी मैं पढ़ाता हूं, मैं उसको अकाउंट्स 2 बोलता हूं। तो अकाउंट्स 1 में जो कि हम आज की क्लास में बैठे हैं, उसमें टेंटेटिवली 75 नंबर ऑफ लेक्चर्स होने वाले हैं। आप मान के चलो +-5, +-5 मतलब आगे चल के हो सकता है अपने को 5 क्लासेस एक्स्ट्रा लेनी पड़ सकती है, या फिर 1, 2, 3 क्लासेस हो सकता है कम भी हो जाए। अकॉर्डिंग टू माय पास्ट एक्सपीरियंस 75 क्लासेस अपनी लगेंगी। राइट, अच्छा सर कितने घंटे का सेशन होगा अकाउंट्स का? टेंटेटिवली 2 घंटे का सेशन होगा। आगे चल के ये सेशन 2 घंटे का जो होगा, आगे चल के सेशन को बढ़ाया जाएगा। राइट, बट यस, एज प्रॉमिस टू यू बहुत सारी बातें होने वाली है, लाइक वीकली टेस्ट सीरीज, वो कंपलसरी होगा। चाहे आप एक सब्जेक्ट में एडमिशन ले रहे हो, चाहे पूरे के पूरे ग्रुप में एडमिशन ले रहे हो, कंपलसरी टेस्ट सीरीज आपका होगा ही होगा वीकली वाला, जिसके लिए हमारी पूरी वी स्मार्ट की टीम बैठी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टीम बैठी है, जो पेपर्स चेक करेगी और हमारे फैकल्टीज की गाइडेंस से चेक किया जाएगा। दूसरी बात, वी आर कमिटेड कि आपका सेशन 4.25 मैक्सिमम 4:20 4:25 के ऊपर ना जाए डेली बेसिस पर। वाई? बिकॉज पास्ट एक्सपीरियंस हमारा ये कहता है कि जब बच्चा
क्लास से घर जाता है, आपको धीरे धीरे मालूम पड़ेगा, जब आप घर जाते हो क्लास से, तो सबसे पहले तो लगता है कि यार कुछ खाएं और थोड़ा बहुत अपन आराम करें, और जो कि बनता भी है। उसके बाद जब अपन वापस आते हैं, शायद हो सकता है पढ़ाई हो पाए, पढ़ाई ना हो पाए। तो अभी तक क्या होता था कि बच्चा पहुंचता था घर पे 7 बजे, 7:15 बजे, 8 बजे, उसके बाद मिलता था सिर्फ 2 से 3 घंटे। अब 2 से 3 घंटे में मुझे खाना खाना है, उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत पढ़ाई करनी है, तो वो टाइम नहीं मिल पाता था। बट नाउ वी आर कमिटेड कि 4:15, 4:20 तक आपकी क्लास छूट जाए, उसके बाद आप प्रॉपर घर पे आराम करें 1 घंटे का, खाना वगैरह खाएं और अपनी पढ़ाई पे लग जाएं, शुरू से ही लग जाएं। कितना सीरियसनेस होने वाला है इस क्लास में, कितना मस्ती मजाक होने वाला है, वो तो बाय द पीरियड ऑफ टाइम आपको मालूम पड़ जाएगा। बट आपकी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए कि फाउंडेशन अगर दम से क्लियर किया है, तो अब इंटर को भी डबल तरीके से अच्छे से क्लियर करना है और अपने स्कोर को हाई करना है। मतलब आपका हमेशा एक टारगेट ये होना चाहिए कि यार फाउंडेशन में मैं जहां पर एग्जिस्ट कर रहा था, मेरी मार्कशीट मुझे जहां पर दिखा रही है, अब मुझे वहां पर इंप्रूवमेंट चाहिए। कुछ बच्चे ये सोच के आते हैं भाई मैं तो बस पास हो जाऊं, ऐसा मत सोचना, क्योंकि अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तो बस पास हो जाऊं, तो शायद पास होने की भी लाले पड़ जाए। और अगर ये सोचोगे कि मेरे को एग्जम्पशन चाहिए, एग्जम्पशन समझते हो क्या होता है एग्जम्पशन? 60 टच या उससे ऊपर। सो 60 या 60 टच उससे ऊपर अगर हो गए तो उसको एग्जम्पशन बोलते हैं। तो अब अपने को एग्जम्पशंस प्लान करना है, डिस्टिंक्शंस प्लान करना है। और सीए इंटर अकाउंट्स जो आपका पहला पेपर होने वाला है, फर्स्ट पेपर, ये पेपर स्पेशली आपका सबसे ज्यादा स्कोरिंग पेपर होता है ग्रुप 1 का। ग्रुप 1 में अकाउंट्स आपका प्रैक्टिकल पेपर, लॉ थ्योरी, ऑल्दो कहने को थ्योरी है, लिखने को थ्योरी है, बट टू बी वेरी फ्रैंक इट इज इंटायरली प्रैक्टिकल वन। तीसरा कॉस्टिंग, फुल ऑन प्रैक्टिकल। जब मैं बोलता हूं प्रैक्टिकल, दैट मींस कैलकुलेशन बेसिस, एंट्रीज, कैलकुलेशन, दुनिया भर की चीजें, कैलकुलेटर का उपयोग होना। और फोर्थ वन इज टैक्सेशन। टैक्सेशन में डीटी और आईडीटी, वो भी आप ये मान लो कि प्रैक्टिकल थ्योरी का कॉम्बिनेशन। तो ग्रुप 1 में स्पेशली आपका प्रैक्टिकल का पलड़ा भारी है, ग्रुप 2 में आपका थ्योरी का पलड़ा भारी रहता है। ग्रुप 2 में थ्योरी वाले सब्जेक्ट ज्यादा हैं, जानते हो तुम लोग ग्रुप 2 में कौन कौन सब्जेक्ट है? एडवांस अकाउंट्स, प्रैक्टिकल, ऑडिट, थ्योरी। वैसे ही मैं बोलूंगा थ्योरी मतलब लिखने को थ्योरी, वैसे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। तीसरा EIS SM, वही थ्योरी, और FM इको, जिसमें FM प्रैक्टिकल और इको थ्योरी। तो आपका एडवांस अकाउंट्स प्रैक्टिकल और उधर से FM 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल। मतलब आप समझ सकते हो 50 या 60 मार्क्स का, आई थिंक 60 मार्क्स का। सो लगभग 160 का आपका प्रैक्टिकल है, मतलब बाकी 240 का आपका थ्योरी है। मतलब थ्योरी का पलड़ा भारी है वहां पर, और यहां पर प्रैक्टिकल का पलड़ा भारी है। अकाउंट्स पहला सब्जेक्ट में बच्चा गलती क्या करता है और बच्चे को एडवांटेज किस चीज का मिलता है, मैं आपको दोनों बताता हूं। पहला पेपर होता है ना, दिमाग खराब हो जाता है। कितनी भी अच्छी पढ़ाई करके जाओ, कितनी भी अच्छी पढ़ाई करके जाओ, ये तुम लोग भी समझ सकते हो जिन्होंने सीए फाउंडेशन के पेपर दिए थे, जो पहला पेपर अपना होता है, वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उसमें हल्का सा कम होता है, क्योंकि पहली बार पेपर दे रहे हैं अपन, पहली बार दे रहे हैं। और ऐसा सबके साथ नहीं होता, कुछ कुछ लोगों के साथ होता है। सो पहला पेपर होता है ना, तो बच्चा कभी कभार फेंट हो जाता है, बच्चे को लगता है अरे यार क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अगले पेपर से उसका कॉन्फिडेंस वापस से बूस्टअप होने लगता है। तो एक डिसएडवांटेज यह है कि पहला पेपर है, तो पहले पेपर में हो सकता है कॉन्फिडेंस की कमी से आपका पेपर खराब हो जाए। दूसरा एडवांटेज क्या चीज है? एडवांटेज यह है कि यह सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग। यस, बिलीव मी, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और एडवांस में 100 आउट ऑफ 100 भी आ चुके हैं बच्चों के ऑल ओवर इंडिया लेवल पर। 90s में लाना कोई बड़ी बात नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। और अगर आप उन लोगों में से हैं जिनका प्रैक्टिकल अच्छा है, जो प्रैक्टिकल को अच्छा मानते हैं और जिनको अकाउंट्स बहुत अच्छा लगता है, उनके लिए बहुत अच्छा चांस है इसमें अच्छे से स्कोर करना। अकाउंट्स ग्रुप 1 में भी है और एडवांस अकाउंट्स भी है। 2 सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि अकाउंट्स बहुत ही बड़ा सिलेबस है, बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस है, इसलिए। एनीवेज, दूसरी बात करते हैं, सर आप हमें कौन कौन सी बुक्स प्रोवाइड करने वाले हो? अभी तक तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो नोट्स दिए गए वो सैंपल नोट्स दिए गए। सैंपल नोट्स दिए गए मतलब सिर्फ आपको दिखाया गया है कि किस टाइप के आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे अकाउंट्स में। उनका पहला टॉपिक आपको दिया गया है।
आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कौन कौन सी बुक्स आपको मिलने वाली है। सबसे पहले आपको जो बुक मिलेगी, मेरे हाथ में जो है, इसको मैं ट्रम्प बोलता हूं। दिस इज माई ट्रम्प बुक। जैसे होता है ना ट्रम्प कार्ड, यू कैन से दिस इज लाइक दैट। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की पतली सी बुक है, आपके ग्रुप 1 की। ग्रुप 1 की एक पतली सी बुक है जिसमें सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। जो आपको ये वाली बुक दिख रही है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? दिख रहा है कि नहीं? ओके, सो ये वाली बुक में आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर है। एएस नाम सुना होगा, आई थिंक फाउंडेशन में होके। सुना है कि नहीं सुना है? अरे आवाज ही नहीं आ रही तुम लोग। ओके, तो इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर है। बेसिकली ये इतनी पतली बुक इसलिए मैंने बनाई है, और अब इसको मैंने ट्रम्प इसलिए नाम दिया है कि एग्जाम टाइम में ये ट्रम्प की तरह यूज कर सकते हो आप इसको। सिंपल लैंग्वेज, एग्जाम में करने वाले क्वेश्चन जो मुझे एग्जाम के दिन देख के जाने हैं ना, वो क्वेश्चन। तो सर इसके अलावा क्वेश्चन एएस के ही हम दूसरी बुक में भी कवर करते हैं, बट एग्जाम टाइम में जो हमें क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है, जिससे मास्टर क्वेश्चंस आपको बोलते हैं, आपको जिसका कवर हो जाता है पूरा, वो बुक ये है जिसमें आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर हो जाएंगे। इसके बाद आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मिलेंगी जो क्लास में करने को मिलेंगी, वो ये वाली बुक होगी। आपको दिख रहा है? ये वाली बुक दिख रहा है आपको? ये वाली बुक बेसिकली आपकी क्लास वर्क बुक होगी, जिसमें आपके सारे कंसेप्ट्स होंगे, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स। मैं बिलीव करता हूं कि कितना भी कंसेप्ट मैं आपको लिखवा लूं, बट उसके बाद बुक में होना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बेचारे लिख नहीं पाते या सही समय पर नोट डाउन नहीं कर पाते, और कुछ बच्चे ऐसे अच्छे भी होते हैं कि जो कोशिश करते हैं कि पहले हम सुन लें, लिखेंगे बाद में, और लिखेंगे बाद में के चक्कर में हो सकता है कभी कभार उनका छूट जाता है। तो सब कुछ कंसेप्ट जो मैं आपको कभी कभार लिखवाऊंगा, वो मैक्सिमम कंसेप्ट आपके इस बुक में लिखे हुए आपको मिलेंगे, और उसके साथ आपको इस बुक में क्वेश्चंस मिलेंगे विदाउट सॉल्यूशंस। यस, विदाउट सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस के लिए एक अलग से बुक दी जाएगी, आंसर बुक। सर अलग से क्यों, उसी के साथ क्यों नहीं? मुझे भरोसा ही नहीं तुम लोगों पे। सर क्या भरोसा नहीं मतलब? अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया क्लास में और मैंने बोला कि यार वो क्वेश्चन करके बताओ, सॉल्व करके बताओ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, इवन मैंने भी अपने टाइम पे यही किया है कि यार क्लास में हम सॉल्यूशन करते करते हमारा नजरें चली गई सॉल्यूशन पे, कॉन्फिडेंस वही धज्जियां उड़ जाती है। हमें लगता है कि हमने कर लिया, बट साइड में अगर सॉल्यूशन होता है ना, तो तुम्हारा कोई कॉन्फिडेंस बढ़ नहीं रहा है, उल्टा तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर रहा है, क्योंकि तुमने देख देख के सॉल्यूशन किया है। मैं तुम लोगों को होमवर्क दूंगा घर पे जाने के लिए, बोलूंगा होमवर्क करके आओ, तुम लोगों के जस्ट क्वेश्चन के बाद अगर सॉल्यूशन होगा तो तुम सॉल्यूशन देख लोगे। एटलीस्ट सॉल्यूशन दूसरी बुक में होगा तो थोड़ा सा लगेगा, शर्म आएगी कि यार दूसरी बुक देखने से पहले मैं कर लेता हूं, पहले वो शर्म आना जरूरी है, राइट। सो दूसरी बुक आपको ये सॉल्यूशन बुक मिलेगी। अच्छा, सॉल्यूशन बुक देना जरूरी भी इसलिए था कि कभी कभार यह होता है कि यार सॉल्यूशन हमारे पास पहले से ही पड़ा हो, ताकि फॉर्मेट वगैरह पता हो कि कैसे होना है, क्या होना है। तो सॉल्यूशन बुक के लिए आपको अलग से एक बुक दी जाएगी, राइट। कवर पेजेस माइट भी चेंज हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सेम टू सेम कवर पेज मिलेंगे, लगभग इसी टाइप के मिलेंगे, बट कवर पेज हो सकता है चेंज हो। तीसरी बुक आपको मिलेगी ये वाली, क्वेश्चन बैंक। अब क्वेश्चन बैंक क्या है? क्वेश्चन बैंक का मतलब होता है आपको मिलेंगे सेपरेट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आपको क्लास में करवाए जाएंगे वो क्वेश्चन आपको इस बुक में मिलेंगे, बट जो क्वेश्चंस क्लास के बाहर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, जब तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो तुम बच्चे लोग आते हो फैकल्टी के पास और बोलते हो कि सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहां से करें। तो अभी तक ये होता था, अभी तक ये पहला बैच होगा जहां पर मैं क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड करूंगा। अभी तक मैं प्रोवाइड नहीं करता था, इससे पहले मैंने एडवांस अकाउंट से प्रोवाइड किया था, अकाउंट्स में मैं पहली बार प्रोवाइड कर रहा हूं। अभी तक ये होता था कि 3.5 महीने बाद जब बैच खत्म हो जाता है ना, और बहुत सारे बच्चे जब अपने घर जाने वाले होते तो आके पूछते, सर वो ना क्लास में तो अच्छे से हो गया, क्वेश्चन भी हो गए, सर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है। तो हमें बोलना पड़ता था कि एक काम करना, पुराने 4-5 अटेम्प्ट के आरटीपीस डाउनलोड कर लो, फिर एमटीपीस डाउनलोड कर लो, फिर पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स डाउनलोड कर लो। अब उस पूरी मेहनत को, आपको जो मेहनत करनी थी, उस मेहनत को मैंने करके एक पूरी बुक में कंपाइल कर लिया है, और इस बुक में आपको एडिशनल क्वेश्चंस मिलेंगे, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम और ओल्ड सिलेबस। ओल्ड सिलेबस के भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने आपके वाले सिलेबस में जो बुक डिजाइन किया है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, उन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिए।
कम करने का मतलब ये नहीं कि कोर्स छोटा हो गया, कम करने का मतलब ये कि इंस्टीट्यूट अपना बैंक क्वेश्चन बैंक क्रिएट कर रहा है ताकि एग्जाम में वो वाले क्वेश्चन दे सके, हो सकता है जो बच्चा नहीं पढ़ के है। तो इसीलिए अपन ने क्या किया है, ओल्ड सिलेबस से बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं, क्वेश्चन बैंक में भी और क्लास वर्क वाली बुक में भी, दोनों में। तो इसमें आपको एडिशनल क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक में टेंटेटिवली 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज्यादा ही मिलेंगे, मतलब 150 क्वेश्चन या उससे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इकट्ठी बुक्स आपको एक बार में नहीं दी जाएंगी, जब आपका एडमिशन होगा एक एक करके बुक प्रोवाइड की जाएगी, उस तरीके से मिलेगी जिस तरीके से अपना कोर्स चलता जा रहा है। एंड द लास्ट वन, जो आपको लास्ट में जो बुक दिख रहा है ये वाला, दिस इज एक्चुअली माई मास्टरपीस। ये बुक आपको सामने मैं दिखा रहा हूं, इस साइज का बुक है। इसका आपको पहला टॉपिक का सैंपल नोट आपको मिला हुआ होगा, इस टाइप का दिख रहा होगा है। ये जो आपको मिला है वो छोटे से पेज पर है, फोटोकॉपी पैसे बचा रहा था मतलब, ठीक है। जबकि इस साइज में आपको ये बुक मिलेगी। ये बुक रेडी है, ये बुक आपकी पूरी कंप्लीट है। ये चार्ट बुक है बेसिकली आपका। इसमें सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ग्रुप 1 एज वेल एज ग्रुप 2, सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर है। और ग्रुप 2 के कुछ बड़े सारे टॉपिक्स, ग्रुप 2 के कुछ बड़े टॉपिक है जैसे कंसोलिडेशन, अमेलगमेशन, वो टॉपिक भी इसमें चार्ट फॉर्म में कवर है। ये चार्ट फॉर्म अपने को 2 बार यूज में आएगी। कब? पहला, जब मेरा मन करेगा कि बहुत टाइम हो गया, हमें रिवाइज करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करना है, तो मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा इस चार्ट बुक से। मैं आपको बता दूंगा कि यार अगले दिन ना एक काम करना, चार्ट बुक लेके आना। और दूसरा, एग्जाम टाइम में आपको यह चार्ट बुक बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। जब अपने पास बिल्कुल समय नहीं होता, आखिरी के 4 घंटे बचे हुए और लगता है कि यार अब इतना पैराग्राफ कौन पढ़ेगा, पूरा चार्ट देख के जाओ, एक पेज में आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, राइट। सो ये चार्ट बुक आपको प्रोवाइड किया जाएगा कोर्स के साथ। सो गाइस, दिस वाज अबाउट द बुक्स एंड डेमो एंड ऑल। नाउ, जैसा मैंने आपको बोला कि नंबर ऑफ सेशंस जो रहेंगे टेंटेटिवली 75 आवर्स के रहेंगे। टेंटेटिवली 2 घंटे की क्लास होने वाली है। आगे चल के ये क्लास बढ़ेगी, थोड़ा सा टाइम अपन इसका बढ़ाएंगे। 3 से 4 दिन आपका डेमो रहेगा, वो आप आराम से अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जहां जाना है, जिसके पास जाना है, जैसे जाना है आप जा सकते हो। पर 3 दिन के बाद, मैं आपको बोल दूं, 3 से 4 दिन के बाद प्लीज बी सीरियस। और ऐसा नहीं कि मतलब पिछले मेरा एक्सपीरियंस है, एक बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 10-10, 12-12 दिन तक ये सोचते हैं कि यार मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, समझ में नहीं आ रहा। भाई, तुम सीए फाउंडेशन क्लियर कर चुके हो, मतलब अब तुम बच्चे नहीं रहे, अब इंटर में आ चुके हो, तो थोड़ा सा मेच्योरिटी लेवल आपका रखना पड़ेगा आपको। और ना खुद की सुनो, यूं कह सकते हैं ना, वो कहते हैं ना कि सुनो सबकी करो मन की, तो वो वाला फंडा हुआ। 3 से 4 दिन इनफ है आपको ये डिसाइड करने के लिए कि यार मुझे क्लासेस कहां पे लगानी है। और अगर तुम पहले दिन वी स्मार्ट के सारे क्लासेस कर रहे हो तो तुम्हें डेमो कम से कम पहले दिन में तो ये समझ में आ जाएगा कि यार सारे टीचर्स का पढ़ाने का तरीका कैसा है, सो दैट तुम हो सकता है अगले दिन या उसके अगले दिन बाद तुम अदर कहीं जगह पर जा सको। अबाउट दिस सीए इंटर अकाउंट्स, सिलेबस क्या है, किस तरीके से, सुनिएगा ध्यान से। अकाउंट्स का जो सिलेबस है उसको अपन 3 हिस्सों में बांटते हैं। 3 हिस्सों में बांटेंगे अपन अकाउंट्स के सिलेबस को। पहला, कंपनी अकाउंट्स। जो पहला पार्ट होगा वो होगा आपका कंपनी अकाउंट्स का। टेंटेटिवली कंपनी अकाउंट्स का जो वेटेज है वो रहने वाला है आपका 35% एवरेज। 35% का वेटेज होने वाला है आपका कंपनी अकाउंट्स का।
फाउंडेशन में कंपनी अकाउंट्स करके था, अगर आपको ध्यान हो तो था। कौन से चैप्टर थे? शेयर्स एंड डिबेंचर्स, यही था ना, शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अब हायर लेवल पे जाएंगे जिसमें से शेयर्स हट गया, शेयर्स के रिगार्डिंग एडिशनल चैप्टर्स आएंगे, जैसे बोनस इशू कर दिया शेयर्स का वगैरह वगैरह। और डिबेंचर्स पर जो आपने पढ़ा था, तो आपने पढ़ा था इशू ऑफ डिबेंचर्स, यहां पर आपका होगा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। और कंपनी अकाउंट्स के ही और कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी होंगे, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट। फाइनल अकाउंट्स आपने फाउंडेशन में पढ़ा था शायद, किसका फाइनल अकाउंट? प्रोप्राइटरशिप का, याद आ रहा है? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कि छोड़ के गए थे? फाइनल अकाउंट्स का आपने प्रोप्राइटरशिप वाला पढ़ा था, पार्टनरशिप भी पढ़ा था, याद आ रहा है कि नहीं? मैं तो याद दिला रहा हूं। उसके बाद एनपीओ पढ़ा था, हां। वैसे ही कंपनी अकाउंट्स का फाइनल अकाउंट्स होगा, जिसमें कंपनीज के फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, विथ प्रॉपर शेड्यूल, कैसा बैलेंस शीट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, वो सब सिखाया जाएगा। तो कंपनी अकाउंट्स आपका टेंटेटिवली 35% सिलेबस कवर करेगा, और कंपनी अकाउंट्स को आपको एक सेपरेट बुक दिया जाएगा, जो मैंने आपको बताया था कि आपको जिसमें कंसेप्ट होंगे पूरे के पूरे, कंपनी अकाउंट्स का सेपरेट बुक दिया जाएगा, राइट। कंपनी अकाउंट्स के बाद मिसलेनियस चैप्टर्स, जिसको अपन बोलते हैं अदर देन कंपनी, अदर देन कंपनी अकाउंट्स, जिसमें ब्रांच अकाउंटिंग, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, नाम बता रहा हूं बस, हो सकता है सुने हो सकता है नहीं सुने हो सकता है सिलेबस वगैरह देख लिया हो। मतलब वो क्या होता है, जब रिजल्ट आता है ना फाउंडेशन का, तो 1-2 दिन तक तो अपन पार्टी करते हैं, उसके बाद क्या लगता है कि अपन यार एक काम करते हैं, पहले इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या है। बहुत सारे लोगों को लगता है ऐसा। हो सकता है नाम सुनाओ, ब्रांच अकाउंट्स, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, इंश्योरेंस, राइट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, कई सारे, हायर परचेज अकाउंट्स, सिंगल एंट्री सिस्टम। तो कई सारे चैप्टर हैं जिसको अपन मिसलेनियस कैटेगरी में रखते हैं, और उसका भी वेटेज टेंटेटिवली, सिर्फ नाम से मिसलेनियस है, टेंटेटिवली 35 से 45% कवर करता है। मिसलेनियस चैप्टर्स का जो वेटेज रहेगा वो 35 से 45% कवर करेगा, राइट। और बाकी का कंटेंट है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसको अपन एएस बोलते हैं, राइट। आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ज्यादा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ग्रुप 1 में कवर नहीं है, ग्रुप 2 में ज्यादा कवर है, ग्रुप 1 में कम है, बहुत ही कम है। बेसिक लेवल वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर है। तो यहां पर लगभग आपके 8 नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर होंगे, 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिनका टेक्निकली वेटेज 20 से 25 मार्क्स का लगभग होगा, लगभग वेटेज आपका 20 से 25 मार्क्स का होगा, ध्यान रखिएगा ये। आपका पूरा अकाउंट्स ये है। आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी कि हमें कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंस देना है, आगे चल के आपको धीरे धीरे मालूम पड़ता जाएगा, राइट। हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, शुरू की लगभग 4 क्लासेस तक, 4 से 5 क्लासेस तक मैं आपको बेसिक्स करवाऊंगा। मतलब मैं आपको प्रॉपरली कंपनी अकाउंट्स पे या मिसलेनियस चैप्टर्स पे या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे नहीं ले जाऊंगा। स्टार्टिंग के 3 से 4 क्लासेस में अपन सिर्फ और सिर्फ कुछ बेसिक्स की बातें करेंगे, बहुत ही ज्यादा स्लो। हो सकता है हद से ज्यादा स्लो चलना पड़े मुझे देखना पड़ेगा क्लास की स्पीड को लेकर। मुझे 1 दिन या 2 दिन में समझ में आ जाएगा कि क्लास में जो बच्चे बैठे हैं उनका ग्रास्पिंग पावर क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी स्पीड को ऊपर नीचे करता रहूंगा। पर स्टार्टिंग के 3 से 4 दिन तक मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि मैं बेसिक्स पर ध्यान दूंगा, और मैं स्टार्टिंग में कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे वो चैप्टर स्टार्ट करने के लिए आपका बेस स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। तो अपन उस पर बात करेंगे, राइट। उसके बाद अपने चैप्टर स्टार्ट होते जाएंगे। सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट होंगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपन स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए आप बहुत ही छोटे हो।
आपको पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का बेस समझने के लिए बाकी चैप्टर्स का बेस समझना जरूरी है, तो इसलिए अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कंपनी अकाउंट्स। ठीक है, सो दिस इज योर सिलेबस। पूरा जो पेपर का स्ट्रक्चर होगा, पेपर नंबर 1 ये आता है आपका 124 मार्क्स का। 124 मार्क्स सर, 100 मार्क्स होता है ना सर, सुबह सुबह क्या करके आए हो आप। 124 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें 100 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है। विथ चॉइस आपके पास 124 मार्क्स का पेपर आता है, विथ चॉइस। ऑप्शन जिसको बोलते हैं अपन कि दोनों में, इन 4 में से कोई भी एक कर लो वगैरह वगैरह, ऐसे करके आपका 124 मार्क्स का पेपर बनता है। 124 मार्क्स के पेपर में जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है, पहला नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, वो कंपलसरी होता है। मतलब वो आपको छोड़ना नहीं है, उसमें आपको कोई भी चॉइस नहीं मिलती, उसमें आपको कोई भी चॉइस नहीं मिलेगी। वो आपको पेपर, वो क्वेश्चन करना पड़ेगा, नहीं किया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, किया तो मार्क्स मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कंपलसरी ये होता है 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स का पहला क्वेश्चन आता है। तो सर 20 मार्क्स का पहला क्वेश्चन क्या पूरा 20 मार्क्स का आएगा? एक्चुअली इसमें ए बी सी डी 4 क्वेश्चन आते हैं, और ये चारों क्वेश्चन अभी तक का ट्रेंड है, 4 में से मिनिमम 3 या पूरे पूरे 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के आते हैं। मतलब पहला ही क्वेश्चन मस्त बाउंसर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बाउंसर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कितना इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको आगे चल के बताता रहूंगा। इतना समझ लो कि सीए फाइनल का जो सब्जेक्ट है आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो मैं पढ़ाता हूं, अकाउंट्स जिसको बोलते हैं, वो पूरा 100 मार्क्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का है। उसमें और कोई चैप्टर वेप्टर नहीं है, 100 मार्क्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और एक और पेपर है फाइनल का जो ग्रुप 2 में आता है, जिसको बोलते हैं GFRS, ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो आपके फाइनल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर 2 पेपर हैं, 200 मार्क्स टोटल, और पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर करता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कितना बड़ा रेलेवेंस है वो आपको धीरे धीरे मालूम पड़ता जाएगा, कितना इंपॉर्टेंस है आपको मालूम पड़ेगा। सो पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी आएगा 20 मार्क्स का, जिसमें आपको चॉइस नहीं मिलेगी, आपको वो 4 करना ही है। बाकी क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक, कुल मिला के 6 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक, मतलब 2 3 4 5 6, 5 में से आपको कोई भी 4 करने पड़ेंगे। कितने करने पड़ेंगे? 4। कितने करने पड़ेंगे? 4। 5 में से 4, और ये सारे के सारे होंगे आपके 20 मार्क्स के। 20 मार्क्स के होंगे सर, सारे 20 के होंगे, ये भी 20, सभी 20, तो सर 120 हो गया। 5 क्वेश्चन 20 20 20 20 20 100, और ये भी 20 120। सर आपने तो 124 लिखा। जो लास्ट क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें इंटरनल चॉइस होती है, उसमें इंटरनल चॉइस होती है, और उसमें बोला जाता है कि 5 में से, मतलब जो 6 नंबर क्वेश्चन होता है ना, वो होता है ए बी सी डी ई, ऐसा होता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो 124 या कैन से कभी कभी 125, तो उसमें इंटरनली आपको बोला जाता है कि कोई भी 4 करो। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 करते हो तो, अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ देते हो, मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करते हो, तो बात खत्म। अगर आप सेकंड छोड़ते हो तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो सिक्स्थ में आपको क्या होगा? इंटरनल चॉइस मिलेगा। आया समझ में कि नहीं? तो अटेम्प्ट एनी 4, आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का पेपर बनता है, और यही लगभग लगभग ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर बनता है आपके कॉस्टिंग में, एडवांस अकाउंट्स में। टेंटेटिवली यही स्ट्रक्चर बनता है लगभग लगभग। कॉस्टिंग का स्ट्रक्चर सेम है,
और आपका एडवांस अकाउंट्स का स्ट्रक्चर लगभग लगभग यही सेम। अदर पेपर का मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि कई कई डीटी आईडी दो हैं, तो फिर वो कैसा रहता है वो आपको रिस्पेक्टिव फैकल्टी बता देंगे। राइट तो ये पेपर का स्ट्रक्चर होगा। मैं आपको 20 क्वेश्चन पेपर वगैरह दिखाते जाऊंगा। हम एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाए। नाउ सर बहुत हो गया, बहुत पेल दिया आपने, अब ना पढ़ाई शुरू करो, क्योंकि पहली क्लास में पढ़ाई करना आप जरूरी है। आपको पहले दिन से समझ में आना चाहिए कि माहौल पढ़ाई का नहीं होगा तो फिर मजा नहीं आएगा। पहले दिन का मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या सोच के आए हो कि पढ़ाई होगी पढ़ाई नहीं होगी। मेरी क्लास में आज से पहले दिन से ही पढ़ाई होना शुरू हो जाएगी। किस तरीके से होगी आपको भी समझ में आ जाएगा। आपको अकाउंट्स अगर मुझसे पढ़ना है तो कि आगे फिर उसके इसमें आपको आगे वाली क्लास में क्या प्लान करना है पहले से ही सुन लो। अपनी एक कॉपी बनेगी सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, सेपरेट कॉपी बनेगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। जब मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स शुरू करवाऊंगा आपको एक दिन पहले बता दूंगा कि आपको एक अलग से कॉपी परचेज करना है, रजिस्टर परचेज करना है। लगभग 250 या 300 पेजेस का रजिस्टर बनेगा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। सर इतना सारा? हाँ नहीं रिएक्शन आया, हाँ बड़ी बड़ी आंखों वाला, हाँ सर इतना सारा। टेंशन मत ले, 100 पेजेस से ज्यादा 150 पेजेस से ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, बट बाकी के एक्स्ट्रा पेजेस अपनी खुद की एग्जाम टाइम में प्रैक्टिस करने के लिए उसी कॉपी में। सुबह सुबह सर आप पता नहीं क्या डरा रहे हो। दूसरी कॉपी जो अपनी चैप्टर्स की रहेगी, मतलब कंपनी अकाउंट्स की रहेगी और मिसलेनियस चैप्टर्स की रहेगी। कंपनी अकाउंट्स और मिसलेनियस चैप्टर्स की कॉपी आप एक सिंगल कॉपी बनाएंगे, वो आपकी कॉपी लगभग बनेगी, वही मैं आपको बोलूंगा कि 200-250 पेजेस की आप वो कॉपी बनाएंगे, पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कॉपी अलग और चैप्टर्स अदर चैप्टर्स की कॉपी अलग। अदर चैप्टर्स में आपका मिसलेनियस प्लस कंपनी अकाउंट्स आपका अलग बनेगा। राइट तो आपकी 2 कॉपी होंगी। पहला दिन आप कॉपी लाए हो नहीं लाए हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन से अगर मेरी क्लास में बैठे हो तो आपके पास कोई ना कोई कॉपी होनी चाहिए, सब्जेक्ट वाइज कॉपी होनी चाहिए। हर सब्जेक्ट की अलग अलग अपनी अपनी कॉपी होनी चाहिए। एक ही कॉपी में आप 4-4 सब्जेक्ट लिख रहे हो ऐसा नहीं चलेगा। पहले दिन से ध्यान ये क्या रखना है, कॉपी का पेज नंबर लिखते हुए जाना है डेट वाइज। जो आपका रजिस्टर होगा, रजिस्टर में जितने भी आपके पेजेस हैं, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 लिखते हुए जाना है। ये जरूरी इसलिए होगा क्योंकि आगे चल के जब मैं आपको कोई क्वेश्चन टिक करवाऊंगा कि यार ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बुक में से, तो बुक के साइड में आप लिख लोगे कि सर ने बोला था अच्छा है, तो पेज नंबर 1 पे पेज नंबर 205 पे मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, तो आप इसमें पेज नंबर 205 डाल दोगे बुक में क्वेश्चन के साइड में। तो पेज नंबर आपका रजिस्टर में होना चाहिए कि कौन से पेज नंबर का रेफरेंस आपको कहां पर देना पड़ेगा, ये आपको आगे चल के मालूम पड़ जाएगा। राइट अपने साथ आपको एक चीज और कैरी करना है, स्टिकी नोट्स। आपको अपने साथ अपने पास में स्टिकी नोट्स कैरी करना है। वो क्यों कैरी करना है? वो कैरी करना है इस चार्ट बुक के लिए और इस ट्रम बुक के लिए। जब हम ट्रम बुक से पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, या जब हम कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और जय सर ने बोला कि यार लिख लो इसको, अब है तो बस एक लाइन का कॉन्सेप्ट। क्या होता है बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, कॉपी में ना कहीं पे भी लिख लेते हैं। बहुत ही गलत है वो चीज, बहुत ही गलत। कॉपी पे हमने क्या किया, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जय सर ने बोला यार अच्छा पॉइंट है इसको लिख लो, तो हमने क्वेश्चन के आसपास कहीं लिख लिया। फिर उसके बाद 4 महीने बाद जब गड़े मुर्दे उखाड़े तो मालूम ही नहीं पड़ा कि यार वो पॉइंट कहां गया है, किधर लिखा है, किधर नहीं लिखा है, पता ही नहीं पड़ रहा है, उसका कोई रेफरेंस ही नहीं समझ में आ रहा है। तो आप स्टिकी नोट्स रखोगे अपने पास, जिसको हम फाड़ के अपन चिपकाते हैं ना, अपन येलो कलर का आता है, पिंक कलर का आता है, अलग अलग लड़कियां अपने अपने हिसाब से कलर चूज कर लेना, ठीक है ना। तुम लोग अपना येलो कलर लेके आना, ठीक है। तो वो कलर का अलग डिफरेंट कलर्स का आप लेके आ जाना। वो कलर्स का आपका छोटे छोटे पॉइंट्स जब मैं आपको लिखवाऊंगा तो आप वहीं में वहीं अपनी कॉपी में या अपनी बुक में जहां मैं आपको बोलूं वहां पर चिपका देना, तो आपको वहीं के वहीं रेडी हो जाएगा आपका नोट्स। ज्यादा आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। राइट तो वो चीजें आपको अपने साथ कैरी करना है, इतनी चीजें कैरी करनी है। बाकी सिर्फ आपको रिस्पेक्टिव फैकल्टी की बात माननी है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पहले दिन से सीरियसनेस होगा तो बिलीव मी आपके पास आखिरी में 3 महीने बचेंगे तैयारी करने के। 2.5 से 3 महीने लगभग लगभग आपके बचेंगे बोथ ग्रुप्स की तैयारी करने के लिए, और बोथ ग्रुप्स निकालना बहुत आसान भी है और उसके एडवांटेजेस अलग से हैं। राइट अगर कॉपी लाए हो तो कॉपी निकाल लो, कॉपी नहीं लाए हो तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को बस घूर के देखो।
सबसे पहले मुझे बताओ, क्या आपने नाम सुना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? सर सुना है, बिल्कुल सुना है। क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? तू नहीं बोलेगा, तू मेरी क्लास में पढ़ चुका है, एडवांस ये मेरा एडवांस अकाउंट्स का स्टूडेंट है, तो तू नहीं बोलेगा बिल्कुल भी अभी। हाँ बोलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? टेल मी। कुछ भी बोल दो यार, कुछ भी, मतलब कुछ भी बोल दो, कीचड़ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, समेटने के लिए मैं हूं। बोलो। फाइनेंशियल, बोल बेटा अच्छे से बोल। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? ये होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, और डिस्क्लोजर ऑफ फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स का डिस्क्लोजर करना एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, और कोई बोल रहा था कैश फ्लो करके कुछ बोल रहा था कोई, कैश फ्लो स्टेटमेंट उसका पार्ट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट उसका पार्ट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? अरे गलती हो गई, मैंने क्यों बताया? कोई नहीं, हाँ, कैश का इनफ्लो, कैश का आउटफ्लो पता करने के लिए। वेरी गुड। ओके, और क्या, जल्दी बोलो। बैलेंस शीट, P&L। ओके, ट्रेडिंग नहीं, बैलेंस शीट और P&L, ट्रेडिंग नहीं, ट्रेडिंग नहीं आएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं। हाँ सर, एक ही बात है सर, क्या? हाँ ठीक है। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसको आप बचपन में फाइनल अकाउंट बोलते थे, बचपन मतलब सीए फाउंडेशन, ठीक है ना, ज्यादा दूर नहीं जाने का, जिसको आप बचपन में फाइनल अकाउंट्स कहते थे, उसको आपको यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहा जाता है। सर क्यों, मतलब इतना स्टैंडर्ड वाला नाम क्यों है? स्टैंडर्ड वाला नाम इसलिए क्योंकि अभी क्या होता है, फाइनल अकाउंट्स क्या होता है, जब हम वर्ड यूज करते हैं ना फाइनल अकाउंट्स, इसका मतलब अकाउंटेंट बना रहा है अकाउंट को और वो फाइनल अकाउंट बन गए, कंप्लीट हो गए। बट यही अकाउंट्स जब तू सबमिट करता है, किसके सामने? यूजर्स के सामने। किसके सामने? सर यूजर मतलब वो फाइनल अकाउंट्स जिनके लिए बना हुआ है, जिन फाइनल अकाउंट्स के बेसिस पर यूजर, सर यूजर मतलब कौन? यूजर मतलब गवर्नमेंट, यूजर मतलब इन्वेस्टर, मतलब शेयर होल्डर, यूजर मतलब क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर कौन होता है? सर जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं, जिसको हमें पेमेंट, सर उसको क्या मतलब? अरे क्यों, वो हमें उधारी पे माल दे रहा है, माल मतलब गुड्स, माल मतलब गुड्स, जो हमें उधार में क्रेडिट पे गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है, वो गुड्स एंड सर्विसेज हमें अगर वो क्रेडिट पे दे रहा है, तो सर वो हमारी क्रेडिबिलिटी तो चेक करेगा ना, हम कितने लायक हैं उसको रीपे करने के लिए, उसको पता तो होना चाहिए कि हमारी क्रेडिबिलिटी क्या है, राइट? सो हमारे कस्टमर्स भी, कस्टमर्स मतलब जो हमसे गुड्स परचेज करेंगे, वो भी यूजर्स होते हैं। तो यूजर्स में ना बहुत सारे लोग आते हैं, गवर्नमेंट, उसके बाद शेयर होल्डर्स मतलब इन्वेस्टर्स, उसके बाद आपके क्रेडिटर्स, डेटर्स, एम्प्लॉइज, और सबसे बड़ा लोन प्रोवाइडर्स मतलब बैंक्स, और दूसरी कंपनीज जिनसे हम पैसा उधार लेते हैं, जिनसे पैसा हम बोरो करते हैं। सर उनको क्या, अरे उनको तो सबसे पहले मतलब है, दे वांट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन of the company, they want to know the financial performance of the company, and for that purpose they need your final accounts. तो जब तुम अपने फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो तो तुम अकाउंटेंट हो और तुम उसको फाइनल अकाउंट्स बोल रहे हो, पर जैसे ही उन फाइनल अकाउंट्स के साथ ऑडिटर की रिपोर्ट लग जाए, डायरेक्टर की रिपोर्ट लग जाए, एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स हो जाए, नोट्स टू अकाउंट्स लग जाए, वो बन जाता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो यूं समझो कि फाइनल अकाउंट्स इज लाइक, बहुत सारे बच्चों का घर का नाम पप्पू, अरे घर पे तुम्हारा नाम होता है ना, गुड़िया किसी का नाम होता है, घर पे तुम्हारा कुछ ना कुछ तो नाम होगा, और घर पे नहीं होगा तो डेफिनेटली दोस्तों में कुछ ना कुछ तो नाम होगा बॉस, है ना? तो इस टाइप का मान लो कि तुम्हारा जो मेन नाम है वो नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पर जो घर का नाम है, जो अपना इंटरनल नाम है, वो है फाइनल अकाउंट्स। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसमें एडिशनल चीजें जुड़ जाती हैं,
नोट्स टू अकाउंट्स हो जाते हैं, कई सारे डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं ताकि यूजर उनके बेसिस पर डिसीजन ले सके। यूजर मतलब मैंने अभी आपको बताया कौन कौन, टेल मी कौन कौन, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, लोन प्रोवाइडर्स, बैंक्स वगैरह, और लोन प्रोवाइडर्स, और कौन सा, गवर्नमेंट। ये सब आपके यूजर्स हैं। इन यूजर्स को आपकी कंपनी में इंटरेस्ट है। क्या इंटरेस्ट है? इनको या तो पैसा इन्वेस्ट करना है, या तो इनको आपको मदद करनी है, कुछ ना कुछ इनको आपकी कंपनी से कुछ ना कुछ लेन देन करना है। और लेन देन करने के लिए आपके पास पता होना चाहिए कि किस तरीके से, उनको पता होना चाहिए कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कहते हैं, क्या पिक्चर दिखाते हैं, जिसके बेसिस पर डिसीजन लिया जा सके। एक कोई भी यूजर बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन नहीं ले सकता। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चे? कोई भी यूजर डिसीजन ले सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पर। अब तू यार सोच ध्यान से कि अगर तुम यूजर हो और तुम्हें अगर बोला जाए कि वी स्मार्ट कंपनी में, वी स्मार्ट एकेडमी में पैसा इन्वेस्ट करो। हम वी स्मार्ट एकेडमी मान लो पब्लिकली बढ़ रहे हैं और हम अपना शेयर इशू कर रहे हैं और हम तुम्हें बोल रहे हैं कि अपना पैसा लगाओ। तुम ऐसे थोड़ी लगा लोगे, तुम क्या पता करोगे? वी स्मार्ट एकेडमी का पास्ट परफॉर्मेंस, वी स्मार्ट एकेडमी का फ्यूचर फोरकास्ट, क्या लगता है आगे चल के उसका कैसा परफॉर्मेंस होगा, और उसका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, यह सब पता करोगे कि नहीं? और अगर मान लो मैं तुम्हारे सामने फर्जी फाइनल अकाउंट्स मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रख दूं, झूठे मूठे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रख दूं, और तुम्हें नहीं है पता, मुझे पता है, मैंने कोई स्कैम कर दिया उसमें और मैंने कुछ तो भी उसमें डाल दिए फिगर्स ताकि अच्छी खासी झांकी बन जाए, और वो तुम्हारे सामने रख दिए, उसके बेसिस पर तुम डिसीजन लेके हो सकता है मेरी कंपनी में पैसा लगा दो, और बाद में मालूम पड़ा कि अरे यार ये तो ऐसा था ही नहीं पिक्चर, ये तो कुछ और चल रहा था, मैंने तो पैसे लगाए थे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर। सो गाइस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ लाइफ ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज अ कंपनी। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके ट्रू एंड फेयर होने चाहिए। मैंने दो वर्ड बोले, कौन से? ट्रू एंड फेयर। ट्रू मींस सच्चे और फेयर मींस रिलायबल, जिन पे भरोसा किया जा सके। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके ट्रू एंड फेयर होने चाहिए, और उसके लिए आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का तरीका क्या होता है, कौन सी चीज किस तरीके से प्रेजेंट की जाती है। मेरी बात समझ में आने वाली है कि नहीं? अकाउंट्स में हमारा फोकस चार चीजों पर रहता है, इंक्लूडिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मैं ये बात आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के टाइम पे भी बताऊंगा, अभी भी बता रहा हूं फिर से। अकाउंट्स में बेसिकली हमारा चार चीजों पे फोकस ज्यादा होता है। पहला, द वन इज रिकॉग्निशन ऑफ asset, liability, income, expense, equity। सर रिकॉग्निशन मतलब रिकॉर्ड करना। रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है बेटा? रिकॉर्ड करना। अभी तक अगर हम वर्ड यूज करते थे रिकॉर्ड, अब हम बड़े बच्चे हो गए, अब हमें वर्ड यूज करना पड़ेगा रिकॉग्निशन। क्या यूज करना पड़ेगा? रिकॉग्निशन। अकाउंट्स में हम बेसिकली चार चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से समझते हैं, तभी हमारा अकाउंट स्ट्रांग होता है। पहला, रिकॉग्निशन। The second one is measurement. Measurement, same measurement of assets, liabilities, incomes, expenses and equity. Measurement. सर मेजरमेंट मतलब किसी भी एसेट को, लाइबिलिटी को, इनकम को, एक्सपेंस को या इक्विटी को वैल्यू करना, उसका अमाउंट कितना होगा ये जज करना, ये निकालना, उसको बोलते हैं अपन मेजरमेंट। क्या बोलते हैं अपन? मेजरमेंट। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? अरे बोलो ना रे, क्लियर हुआ कि नहीं? ओके। सो तीसरा, पहला है रिकॉग्निशन, दूसरा कौन सा? मेजरमेंट। गाइस अंडरस्टूड? ओके। तीसरा इज presentation. The third one is presentation. रिकॉर्ड तो कर लिया,
मतलब जर्नल एंट्री, मेजर तो कर लिया मतलब उसका अमाउंट, अब मैं उसको दिखाऊंगा कहां पे, उसको प्रेजेंट कैसे करूंगा? यहां से शुरू होते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है बिल्कुल इसका इंपैक्ट जाता है, बट रिकॉग्निशन करना मतलब फाइनल अकाउंट्स बनाना नहीं होता। रिकॉग्निशन करना मतलब जर्नल एंट्री पास करना। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? जर्नल एंट्री पास करना। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूं कि आप सब में से कोई स्टूडेंट ऐसा है क्या जो साइंस बैकग्राउंड से है? अच्छे से हाथ ऊपर करो, पहले टूंडों की तरह मत करो, ऐसे ऐसे अच्छे से हाथ ऊपर करो। ओके, वेरी गुड, बहुत शानदार। सर आप बहुत शानदार बोल रहे हो, मतलब हमें तो डर लग रहा है, साइंस के स्टूडेंट है सर। कोई नहीं, मैं इसलिए बहुत शानदार बोल रहा हूं क्योंकि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, साइंस का स्टूडेंट कंपैरेटिवली कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट से आगे निकलता है और दिमाग में भी वो ज्यादा होता है। प्लीज आप बाकी कॉमर्स के स्टूडेंट्स अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं खुद कॉमर्स का हूं तो मैं अपने आप को भी बोल रहा हूं, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि सर वो ना जय सर ना अच्छा पढ़ाते पर उन्होंने कुछ बोल दिया, आप नहीं जाएंगे उनकी क्लास में। बेटा डेमो है, देख लो बेटा। हाँ, सो साइंस के स्टूडेंट्स जो हैं, अगर वो मेरी क्लास में कंटिन्यू करेंगे आके, तो मुझसे वो पर्सनली आके जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, आप मुझसे अलग से आके जरूर मिलेगा। मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि आपको एडिशनली क्या करना चाहिए जिससे आपका अकाउंट थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग हो और जर्नल एंट्री करते वक्त आपको प्रॉब्लम ना हो। बाकी मुझे पर्सनली भरोसा है कि साइंस बैकग्राउंड वाला स्टूडेंट जो होता है वो जल्दी चीजों को अचीव करता है, जल्दी ग्रैस्पिंग पावर उसकी ज्यादा तेज होती है। ऐसा मेरा मानना है इसलिए क्योंकि मेरा पूरा जो खुद का फ्रेंड सर्कल है जो सीए में है, वो मैक्सिमम फ्रेंड सर्कल मेरा साइंस बैकग्राउंड का है और मुझे पता है कि वो जल्दी पास होगा तो मैं फेल हो गया था। तो इसीलिए मतलब मैं जानता हूं कि साइंस वाला अच्छा बच्चा अच्छे से आराम से कर लेगा। सो प्रेजेंटेशन मतलब असेट का, लायबिलिटी का, इनकम एक्सपेंस का प्रेजेंटेशन मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां दिखाना है और कैसे दिखाना है। ये तो मुझे पता है कि इनकम और एक्सपेंस तो पी&एल में आती है और ट्रेडिंग में आती है, असेट लायबिलिटी तो बैलेंस शीट में आती है, तो मुझे पता है, पर बैलेंस शीट में भी कहां आती है, कौन सी चीज करंट होती है, कौन सी चीज नॉन करंट होती है, किसको कहते हैं करंट, किसको कहते हैं नॉन करंट, ये नहीं पता। और अगर ये पता भी तो बस ये ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत पता है, 12 महीने, है ना? हाँ, तो प्रेजेंटेशन किधर किसको कहां दिखाने का है ताकि यूजर जल्दी से जल्दी उसको समझ सके। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? यार ये सब हम चीज किसके लिए बना रहे हैं? यूजर के लिए, सीधी बात है। अब जितना उसको आसान करके देंगे उतना ज्यादा वो जल्दी समझ पाएगा, ठीक है ना? और चौथी चीज, डिस्क्लोजर। कई बार ऐसा होता है कि हमने फाइनल अकाउंट्स बना दिए, बैलेंस शीट बना दी, प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया, और प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया और बैलेंस शीट बना दी। अब प्रॉफिट एंड लॉस में तुमने लिखा सबसे पहले टर्नओवर। क्या लिखा? कैसे ढीले लोग हो यार, क्या लिखा? हां, टर्नओवर। क्या लिखा? टर्नओवर मतलब क्या? सेल्स। हां, अब तुमने लिखा सेल्स, ठीक है ना? अब तुम तो अपनी कंपनी का फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो, तुमने लिख दिया सेल, और तुमने लिख दिया सेल इज इक्वल टू 5,000 करोड़। तुम्हारी कंपनी का सेल है 5,000 करोड़। अब मैं एज ए यूजर, मेरे सामने वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया, मैंने देखा सेल 5,000 करोड़। यार ये सेल 5,000 करोड़ है, इस सेल में 5,000 करोड़ की सेल में कौन सी सेल किस किस चीज की हुई है ये तो मालूम ही नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जो कंपनी है ये तो 4 अलग अलग सेक्टर में काम करती है, 4 अलग अलग बिजनेस है इसके, तो इसने तो कंबाइन करके लिख दिया 5,000 करोड़। मेरे को पता करना है कि ये 5,000 करोड़ में से पहले सेक्टर, मान लो स्टील बिजनेस का टर्नओवर कितना है, पावर बिजनेस का टर्नओवर कितना है, अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तीसरा ऑटोमोबाइल सेक्टर, उसका टर्नओवर कितना है, मुझे कैसे मालूम? तो इसको मुझे सेपरेटली अलग से इसका बाइफर्केशन दिखाना जरूरी है, उसको क्या बोलते हैं? डिस्क्लोजर। अरे नहीं आया क्या समझ में? आया कि नहीं आया? दूसरा, ये नहीं आया तो दूसरा, बैलेंस शीट में तुमने देखा कि तुम्हारे फिक्स्ड असेट दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? फिक्स्ड असेट दिख रहे हैं। अब फिक्स्ड असेट दिख तो रहे और तुमने देखा उसका डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में दिख रहा है। डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, हाँ, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। हाँ, क्या मैं सही हूं? थैंक यू। हाँ, डेप्रिसिएशन तुमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस में देखा,
तो तुम्हें यह पता करना है कि इस कंपनी ने डेप्रिसिएशन कौन से मेथड में लगाया है, कौन से मेथड में उसने डेप्रिसिएशन लगाया है, कितने रेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर, कि वी हैव फॉलोड सो एंड सो मेथड, वी हैव फॉलोड सो एंड सो रेट्स फॉर डेप्रिसिएशन। बैलेंस शीट में एसेट साइड में तुमने दिखाया डेटर्स, डेटर्स दिखाया 2000 करोड़ माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। करते हैं कि नहीं करते, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब मैं एज ए यूजर बैंक मैं तुम्हें लोन देने वाला हूं, मैं जानना चाहता हूं कि ये क्या है, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मैं पता करना चाहता हूं ये तुमने क्यों बनाया। अब मुझे कैसे मालूम, अब क्या मैं तुम्हें फोन लगाऊंगा, कंपनी को क्या बार बार फोन लगाएगा, नहीं, ये कंपनी की जिम्मेदारी है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर कंपनी ने बनाया है तो कितना बनाया है, क्यों बनाया है, किस रेट पे बनाया है, ऐसा क्या लगता था कि कितना पैसा डूबेगा, वो सब चीजें डिस्क्लोज करना जरूरी है। कुछ आई बात समझ में कि नहीं, तो इसीलिए हम बोलते हैं डिस्क्लोजर्स। गाइस अंडरस्टूड और नॉट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पता करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखने के लिए हमें जरूरी है कि ये चार चीजों का पता होना चाहिए। मेरे साथ नाम लेते जाओ, कौन कौन सी चार चीजें हैं बच्चों। रिकॉग्निशन मतलब रिकॉर्ड करना, क्या करना, मतलब जर्नल एंट्री पास करना। ओके, किसका रिकॉग्निशन लिखा हुआ है, किसका रिकॉग्निशन, यस, असेट, लायबिलिटीज और इनकम्स, एक्सपेंसेस। सर इक्विटी मतलब कैपिटल, इक्विटी मींस कैपिटल, यहां पर मैं इक्विटी वर्ड यूज कर रहा हूं, मतलब कैपिटल वर्ड यूज है, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या, दूसरा क्या, मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब अमाउंट, उसको वैल्यू करना, कितने अमाउंट पर दिखाया जाए, मेजरमेंट। आपने शायद फाउंडेशन में शायद पढ़ा होगा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा, नाम सुना है कि नहीं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। हाँ, किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, उसी को रिकॉर्ड करना है जिसको मनी टर्म्स में मेजर किया जाए, उसी को रिकॉर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं कर सकते, पढ़ा है ना। ओके, तो मेजरमेंट। तीसरा, तीसरा इज व्हाट, प्रेजेंटेशन, मतलब इंपॉर्टेंटली बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग में प्रेजेंटेशन कैसे होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त प्रेजेंटेशन कैसे होता है, वो सब प्रेजेंटेशन। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर। और चौथा डिस्क्लोजर। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्लोजर्स, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन, क्या बोलेंगे अपन, एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन। एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन मतलब जिसमें एक्सप्लेनेशन करना है मुझे। अरे बोलो रे, क्या, एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सी है वो दिखाना, ठीक है ना। गाइस अंडरस्टूड और नॉट। सर आपने अभी स्टार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्यों किया, अचानक से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ गए, जर्नल एंट्री, पोस्टिंग, लेजर वेजर ये सब पे नहीं आए। गाइस हम अकाउंट्स पढ़ क्यों रहे हैं साला, सबसे पहले तो हमें पर्पस समझना पड़ेगा ना इस सब्जेक्ट का, कि हम अकाउंट्स पढ़ क्यों रहे, हम अकाउंट्स करते क्यों हैं, अकाउंट बनाते क्यों हैं, आज मेरे सामने ये बच्चे बैठे क्यों हैं। पहली बात तो तुम्हारा सिलेबस है इसलिए बैठे हो, पर इंस्टीट्यूट ने इसको डाला क्यों, अरे भाई अल्टीमेट पर्पस क्या है, अल्टीमेट पर्पस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। हमारा एंड पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। और बिलीव मी, आपका पर्पस इस सब्जेक्ट में, एडवांस अकाउंट्स में, फाइनल के एफआर में मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में सेम है। अल्टीमेट पर्पस एक ही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ध्यान देना, क्योंकि जितने ट्रू एंड फेयर होंगे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उतना जल्दी अच्छे से आपकी कंपनी ग्रो करेगी, आपकी कंपनी उतने हिसाब से आपकी ग्रो करेगी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नाउ टेल मी वन थिंग ऑल्सो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो टाइप के होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो टाइप के होते हैं। कौन सा दो टाइप के होते हैं, जल्दी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो टाइप के होते हैं। पहला सेपरेट
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और दूसरा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कोई जानता है, कोई समझता है, किसी को कुछ पता है ऐसा इसके बारे में? एनीबडी? एनीवन हु कैन एक्सप्लेन? कुछ भी एक्सप्लेन कर दो, कुछ भी, अगर पता है तो। अच्छा, नाम से क्या लग रहा है? सेपरेट, कंसोलिडेटेड? कंसोलिडेट मतलब ग्रुप में हो सकता है। अच्छा, सेपरेट मतलब अलग अलग। हां जी, बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। तुम लोग सही सोच रहे हो, ऐसा ही कुछ है। हां जी, बोलो। थोड़ा सा सही बोला, थोड़ा सा सही नहीं बोला। अगर मैं यूं कहूं, यस, ब्रांचेस भी होगा तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा सही बोला, जा रहे हो उसी तरफ जा रहे हो, बिल्कुल। वेरी गुड, दो कंपनीज अगर जुड़ गई हो, कंपनीज, आपने वर्ड यूज किया ब्रांचेस, आपने वर्ड किया यूज किया बिजनेस, अलग अलग, आपने बोला कंपनीज जुड़ गई होंगी। तो मैं यूं कहूं कि एक जय लिमिटेड है, एक कंपनी का नाम है जय लिमिटेड, और दूसरी कंपनी का नाम है विजय लिमिटेड। एक कंपनी है जय लिमिटेड और दूसरी कंपनी है विजय लिमिटेड। मान लीजिए जय लिमिटेड और विजय लिमिटेड आपस में मर्ज हो गए, आपस में मर्ज हो गए, या यूं कह सकते हो कि जय लिमिटेड एक छोटी कंपनी है और विजय लिमिटेड भी छोटी कंपनी है, दिखने से मोटी है। आई एम टॉकिंग अबाउट विजय साडा सर। आपको जब दिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जय लिमिटेड और विजय लिमिटेड दो कंपनीज हैं, जिन दो कंपनीज के ऊपर एक बड़ी कंपनी बैठी है जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, दैट इज विशाल लिमिटेड। उनसे आपकी मुलाकात हो चुकी है सुबह सुबह। सो यू कैन से कि एक कंपनी है जिसने जय लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो बन जाएगी सब्सिडरी कंपनी। नाम सुना है कभी सब्सिडरी? हाँ, ये सब्सिडरी कंपनी कब बनती है? जनरली जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा वोटिंग राइट्स अक्वायर कर ले। अब वोटिंग राइट्स कैसे अक्वायर करती है? शेयर के थ्रू। अगर एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा वोटिंग राइट्स हैं, तो इसका मतलब सारे के सारे डिसीजन मेकिंग करने का पावर होल्डिंग के पास आ गया। जिसने इन्वेस्ट किया ना, उसको बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। क्या बोलते हैं उसको? होल्डिंग कंपनी। क्योंकि उसके पास कितने राइट्स हैं? 50 से ज्यादा। कोई भी डिसीजन 50 से ज्यादा, अगर मान लो कोई भी डिसीजन लेना होगा तो 50 से ज्यादा वोटिंग राइट तो मेरे पास है। इसका मतलब सारे के सारे डिसीजंस मैं अटका सकता हूं और मैं पास भी करवा सकता हूं। बात समझ में आई कि नहीं? इसका मतलब सारा का सारा कंट्रोल किसके पास हो गया? होल्डिंग कंपनी के। और सामने वाली कंपनी क्या बन जाती है? सब्सिडरी। तो मान लीजिए जय लिमिटेड एक सब्सिडरी है, विजय लिमिटेड एक सब्सिडरी है, जिनका होल्डिंग कंपनी है विशाल लिमिटेड। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? नाउ विशाल लिमिटेड, अगर विशाल लिमिटेड अपने खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा जिसमें वो खुद का टर्नओवर, खुद का इनकम, खुद का एक्सपेंस, खुद के एसेट्स, ओनली खुद के एसेट्स लायबिलिटीज दिखाएगा, तो उसको अपन बोलेंगे SFS, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? अरे बोलो ना रे, क्लियर हुआ कि नहीं? बट यहीं पर जो विशाल लिमिटेड के शेयर होल्डर्स हैं, अब विशाल लिमिटेड भी तो एक कंपनी है ना, उसके भी शेयर होल्डर्स होंगे। विशाल लिमिटेड के शेयर होल्डर ने बोला, मान लो तुम सब लोग विशाल लिमिटेड के शेयर होल्डर हो, तुम सब लोग, और मैंने तुम्हारे सामने विशाल लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट किए। तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा, तुमने बोला अच्छा हाँ ये ओके, विशाल लिमिटेड की एसेट्स, लायबिलिटीज वगैरह वगैरह। उसमें तुम्हें क्या दिखा? उसमें तुम्हें दिखा विशाल लिमिटेड की बैलेंस शीट में दिखा इन्वेस्टमेंट इन जय, इन्वेस्टमेंट इन विजय,
ये दिखा। तो तुम सबने ना सवाल पूछा विशाल लिमिटेड से, तुमने बोला ये क्या है सर, ये बताइए। तुम लोग सवाल पूछना जानते हो, तुम्हें पता है कि सवाल पूछना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम लोगों शेयर होल्डर, तुम्हारा पैसा विशाल लिमिटेड में लगा हुआ है। अब विशाल लिमिटेड तुम्हारा पैसा कैसे यूज कर रहा है, यह तुम्हारा जानना हक है। यू शुड नो कि तुम्हारा पैसा कहां कहां यूज हो रहा है। तो तुमने पूछा ये तुम्हारा पैसा, ये हमारा पैसा तुमने कहां लगाया? तो विशाल लिमिटेड ने बोला कि मैंने जय लिमिटेड में इन्वेस्ट किया है, बहुत अच्छा आदमी है, और दूसरा विजय लिमिटेड ने इन्वेस्ट किया है, वो भी बहुत अच्छा आदमी है। तो हमने उन दोनों कंपनी में इन्वेस्ट किया है, और वो दो कंपनीज अब मेरी बन गई। मतलब विशाल लिमिटेड बोल रहा है कि वो दोनों कंपनीज मेरी बन गई। तो शेयर होल्डर कह रहा है कि अच्छा, तुम लोग, हमने किस में इन्वेस्ट किया है? तुम लोगों ने विशाल लिमिटेड में। इसका मतलब मालिक कौन है? तुम लोग। मालिक कौन है? ओनर्स कौन है? शेयर होल्डर्स आर द अल्टीमेट ओनर्स, राइट? तो ओनर कौन है विशाल लिमिटेड का? शेयर होल्डर्स। और विशाल लिमिटेड किसका ओनर है? जय और विजय का। तो अल्टीमेटली जय और विजय के अल्टीमेट ओनर कौन बन गए? कौन बन गए? शेयर होल्डर्स। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? तो तुम लोग ये कह रहे हो कि भाई विशाल, तुम लोग मतलब रिस्पेक्ट से ही बोलोगे, ठीक है ना? हाँ भाई विशाल, एक काम करो, हमें एक और बैलेंस शीट बना के दो, एक और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दो, जिसमें विशाल लिमिटेड का, जय लिमिटेड का, विजय लिमिटेड का, तीनों का मर्ज करके तीनों के एसेट्स, तीनों की लायबिलिटीज, तीनों के इनकम्स, तीनों के एक्सपेंस इकट्ठे दिखे, हमें मालूम पड़े कि हमारी ओवरऑल वर्थ कितनी है। कुछ मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ऐसे केस में विशाल लिमिटेड को बनाने पड़ेंगे एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसका नाम क्या होगा? क्या नाम होगा? यस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो गाइस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बना रहा है? विशाल लिमिटेड बना रहा है कि जय और विजय बना रहा है? और विशाल कौन है? होल्डिंग है कि सब्सिडरी है? इसका मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बनाता है? होल्डिंग बनाती है। किसके लिए? शेयर होल्डर्स के लिए। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स वांट्स टू अंडरस्टैंड द इंटायर पोजीशन ऑफ द ग्रुप, नॉट ओनली द विशाल। आई बात समझ में कि नहीं? जब मैं बोल रहा हूं ग्रुप, तो ग्रुप में कौन कौन आ गया? ग्रुप में कौन कौन आ गया? विशाल लिमिटेड, जय लिमिटेड, विजय लिमिटेड। तो पूरे ग्रुप की डेफिनेशन, ग्रुप पे बात करेंगे तो तुम्हें चाहिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो गाइस, मैं फिर से वापस आ रहा हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने टाइप के होते हैं? कौन सा टाइप? जल्दी बोलो। सेपरेट, एसएफएस, और दूसरा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब सीएफएस। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? पहली चीज क्या आता है सर? बैलेंस शीट। क्या आता है सबसे पहले? बैलेंस शीट। दूसरी चीज, दूसरा क्या आता है? जल्दी बोलो, दूसरा क्या आता है? ट्रेडिंग एंड पीएनएल। अब से लेकर हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल नहीं बोलेंगे, आज के बाद हम वर्ड यूज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट जिसमें ट्रेडिंग के आइटम, मैन्युफैक्चरिंग के आइटम और पीएनएल के आइटम इकट्ठे एक ही साथ दिखते हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? इसको वर्ड क्या बोला जाएगा? शॉर्ट में कभी कभार मैं एसपीएल बोल दूं तो समझ जाना, ठीक है ना? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? अच्छा हाँ, एक और चीज, बैलेंस शीट और पीएनएल में क्या अंतर है? बैलेंस शीट और पीएनएल में क्या अंतर है? टेल मी। बैलेंस शीट में एसेट एंड लायबिलिटी दिखाते हैं, ठीक है। पीएनएल में इनकम और एक्सपेंस दिखाते हैं। और क्या अंतर है? और क्या दिखाते हैं? ओके, पीएनएल में, अच्छा वो रियल, पर्सनल, नॉमिनल वाले नॉमिनल, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। पीएनएल में नॉमिनल अकाउंट आता है, ठीक है। और बैलेंस शीट में नॉमिनल अकाउंट नहीं आते? नहीं आते पक्का? आते कि नहीं आते? नहीं आते। आते हैं बेटा, बताऊंगा मैं कैसे आते हैं। हाँ, बैलेंस शीट, सही बोला बहुत सारे लोगों ने अभी। बैलेंस शीट आपको पोजीशन बताता है। क्या बताता है? किसी भी दिन की पोजीशन, जिसको हम शॉर्ट में मतलब अपनी आम भाषा में बोल सकते हैं औकात। यस, बैलेंस शीट डिस्क्लोज
द औकात ऑफ द कंपनी। एक पर्टिकुलर डेट पर उस कंपनी की क्या औकात है। औकात मतलब कैसे मालूम पड़ती है? सीधी बात है, कंपनी में कितना पैसा है, कंपनी के कितने एसेट्स हैं, कंपनी के कितने संपत्ति हैं, और कंपनी को बाहर के लोगों को कितना कितना अभी भी देना है। अगर मैं आपको यूं बोलूं कि मेरी जेब में, मान लीजिए मेरी जेब में, ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मेरी औकात नहीं बता रहा हूं मैं आपको, मैं आपको ये बता रहा हूं कि मेरी जेब में मान लीजिए 10,000 रुपए रखे हैं, इस साइड में मेरे पास 10,000 रुपए रखे हैं, ठीक है ना। उसके बाद मेरे पास एक डेबिट कार्ड रखा हुआ है जिसमें मेरा बैंक में, मेरे बैंक में मान लीजिए 1 लाख रुपए रखे हैं, तो 1 लाख रुपए मेरे बैंक में रखे हैं, 10,000 रुपए मेरे जेब में रखे हुए कैश, तो मेरे पास कितना एसेट है? 1,10,000। तो मैं क्या ये बोलूंगा कि मेरी औकात 1,10,000 है? मैं बोलूंगा नहीं, रुक जाओ, 1,10,000 मेरे पास है, पर इसमें से मुझे 4 लोगों को पेमेंट करना है। इन 4 लोगों को मुझे पेमेंट करना है, मतलब मेरे लिए लायबिलिटी है, मुझे इन 4 लोगों को पेमेंट करना है 40,000 का। कितने का? तो मेरे पास जेब में कितने? मेरे पास जेब में कितने? 110, पर मुझे अलग से पे कितना करना है? 40। तो आज मेरी औकात कितनी है? 70। मेरे पास आज 70,000 है, मेरी औकात 70,000 है। मेरे पास मेरी संपत्ति, नेट असेट, औकात को बोलते हैं नेट असेट। क्या बोलते हैं? औकात मतलब नेट असेट, नेट असेट मतलब नेट वर्थ, नेट वर्थ बोलो, नेट असेट बोलो, शेयर होल्डर फंड बोलो, इट इज वन इन द सेम थिंग। तो मेरी आज की औकात कितनी है ये मुझे कौन बताएगा? बैलेंस शीट। अरे बोलो बच्चों, कौन बताएगा? बैलेंस शीट किस दिन की बनाई जाती है? बैलेंस शीट किस दिन की बनाई जाती है? लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर। टेक्निकली बैलेंस शीट तो हम किसी भी दिन की बना सकते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट क्या होती है? एज ऑन, एज एट या एज ऑन पर्टिकुलर डे। तो बैलेंस शीट बच्चों ध्यान रखना, ऐसा थंब रूल नहीं है कि बैलेंस शीट सिर्फ 31 मार्च या लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर की होती है। नो, बैलेंस शीट किसी भी दिन की बन सकती है। जनरली जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, लिस्टेड कंपनीज होती है, जिनके शेयर्स लिस्टेड होते हैं, वो क्वार्टरली बेसिस पर अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं। कौन से बेसिस पर? मतलब अप्रैल मई जून, फर्स्ट क्वार्टर ओवर तो 30 जून की बैलेंस शीट बनती है। जुलाई अगस्त सितंबर तो 30 सितंबर की दूसरी बैलेंस शीट बनती है। अरे बोलो ना यार। फिर उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर 31 की एक और बनती है। फिर जैन फेब मार्च की एक और बनती है। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? तो क्वार्टरली बेसिस पर भी बैलेंस शीट बनाई जाती है, बट बैलेंस शीट क्या होती है? एज ऑन। हमेशा क्या होता है? एज ऑन। और हमें ये क्या बताता है? पोजीशन, मतलब औकात। क्लियर बेटा? पीएनएल क्या होता है? पीएनएल क्या बताता है और कब कैसे बनता है? वो भी क्या एज ऑन बनता है? वो क्या बनता है? पीएनएल बनता है फॉर द ईयर की जगह हम बोलेंगे पीरियड। ईयर कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने बोला ना हर कंपनी क्वार्टरली बेसिस पर बनाती है, तो जरूरी थोड़ी कि हमेशा पीएनएल ईयरली बनेगा। पीएनएल तो मंथली भी बन सकता है, क्वार्टरली भी बन सकता है, 6 मंथली भी बन सकता है, 15 दिन का भी बन सकता है, 4 दिन का भी बन सकता है। तो फॉर द पीरियड, मेरी बात समझ में आएगी नहीं? पीएनएल फॉर द पीरियड होता है। पीरियड मतलब कोई भी पीरियड, 1 मंथ, 2 मंथ वगैरह वगैरह। अरे समझ में आया क्या? बोलो। और क्या पीएनएल में भी हमें पोजीशन मालूम पड़ती है क्या? क्या औकात मालूम पड़ती है क्या? नहीं। तो क्या मालूम पड़ता है? परफॉर्मेंस मालूम पड़ता है। मतलब हमने क्या काम किया, हमने इस साल या इस महीने या इस क्वार्टर में हमने क्या किया आपके लिए, हमने इनकम कितना जनरेट किया, हमने एक्सपेंस कितना इनकर किया, और फाइनली हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस हमें क्या बताता है? क्या बताता है? परफॉर्मेंस। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पहला आ गया बैलेंस शीट, दूसरा हो गया एसपीएल। मैंने ना आज कहा था, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं एक बात आपको फिर से रिपीट करवा रहा हूं। मैंने बोला था 3 से 4 दिन तक मैं बहुत ज्यादा स्लो चलूंगा और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। मुझे कोई मतलब नहीं है कोर्स, मतलब कोर्स से कि कोर्स कितना जाएगा, कैसे जाएगा। स्टार्टिंग के 3 दिन 4 दिन शायद आपको ऐसा लगने लगे कि जय सर जो पढ़ा रहे हैं वो तो हमें सब कुछ आता है। हाँ भाई,
अच्छा है बल्कि रिवाइज हो रहा है, कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें पता नहीं थी, पर आगे चल के वो चीजें जब मैं डिस्कस करूंगा तो आपको मुझे बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 दिन की क्लास हो चुकी होगी। सो 3 दिन की क्लास में मैं आपको बिल्कुल ही बेसिक्स करवाने वाला हूं, इसीलिए प्लीज कोऑपरेट विद मी। बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ओके, थर्ड वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तीसरा बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, CFS, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये एक एडिशनली P&L बैलेंस शीट के अलावा बनता है। इसमें यह दिखाया जाता है कि साल भर में, महीने भर में और क्वार्टरली पीरियड में कैश का कितना इनफ्लो रहा और कैश का कितना आउटफ्लो रहा, कैश का इनफ्लो क्या क्या रहा और कैश का आउटफ्लो क्या क्या रहा अदर अलग अलग एक्टिविटीज में। फाइनेंशियल एक्टिविटीज में आपका कैश का इनफ्लो कितना रहा, आउटफ्लो कितना रहा। फाइनेंशियल एक्टिविटी मतलब लोन कितने लिए और पैसे कितने आपने वापस किए, फाइनेंशियल एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कितना कितना पैसा बिजनेस में कहां कहां इन्वेस्ट किया, तो वो एक्टिविटी में आपका कैश कितना आया गया। हेयर कैश मींस कैश एंड बैंक बैलेंस। ओके, अंडरस्टूड। कैश मतलब यहां पर क्या, कैश और बैंक बैलेंस। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। कैश का कितना इनफ्लो आउटफ्लो रहा वो हमें बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। गाइस, अंडरस्टूड और नॉट। फोर्थ इज yes, we can say it, notes to accounts। क्या बोलते हैं, notes to accounts। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था ना 4 चीजें लगती हैं, उसमें लास्ट वाला चीज कौन सा होता है, डिस्क्लोजर। जो आपको सब डिस्क्लोज करना होता है ना, एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन, आपको एक्सप्लेन करना है, आपको कई सारी चीजें लिखनी है, तो वो आपकी आती है नोट्स टू अकाउंट्स में। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं, बोलो बच्चों, मेरी बात समझ में आएगी नहीं। ये आता है आपका नोट्स टू अकाउंट्स में। नोट्स टू अकाउंट्स में आपको लिखना पड़ता है, आपको कई सारे डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं कि आपने कौन सी पॉलिसी अप्लाई की है, आपने प्रोविजन बनाया तो कितने का बनाया है, राइट, आपने डेप्रिसिएशन कौन सा मेथड पे लगाया है, वगैरह वगैरह। कई सारी बातें डिस्क्लोज करने लायक होती है। सर कौन सी, वो हम जब एएस पढ़ेंगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि हमें क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये 4 चीजें आती हैं, चाहे आप एसएफएस बनाओ चाहे आप सीएफएस बनाओ। एसएफएस सीएफएस क्या, एसएफएस मतलब, तो अगर सेपरेट बनाना तो भी ये 4 बनाने पड़ेंगे, और सीएफएस बनाओगे तो भी ये 4 बनाने पड़ेंगे फिर से। बताओ सीएफएस कौन बनाता है, होल्डिंग की सब्सिडी। इसका मतलब होल्डिंग 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, हाँ या नहीं। वो 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, हाँ। कैसे, एक तो खुद का अपना अलग और एक ग्रुप का। तो होल्डिंग कंपनी कितने बनाती है, 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर जबकि सब्सिडरी कंपनी सिर्फ एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। मेरी बात समझ में आएगी नहीं, कई सेल में क्लियर। अच्छा चलिए शुरू करते हैं। आपका दूसरा पॉइंट, एक मुझे ये बताओ, आपने फाउंडेशन में शायद पढ़ा होगा या डायरेक्ट एंट्री वाले भी पढ़े होंगे कभी ना कभी, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट पढ़ा होगा कि नहीं, हाँ। और इसका एक दूसरा एक और था मॉडर्न, एक था ट्रेडिशनल अप्रोच, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। एक था मॉडर्न अप्रोच फॉर जर्नल एंट्रीज। कौन सा मॉडर्न अप्रोच था, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, ऐसा ही कुछ, हाँ। लेट मी एक्सप्लेन, हम आपके साथ मिलके एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता है, रियल, दूसरा पर्सनल, नॉमिनल। मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा क्योंकि इस पे आप फाउंडेशन पे पढ़ चुके हो, बट फिर भी अपन एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। रियल अकाउंट मतलब जनरली असेट रिलेटेड अकाउंट्स। जल्दी बोलो, क्या रूल था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है क्रेडिट करो, या जो आने वाला है उसको डेबिट करो, जो जाने वाला है क्रेडिट करो। दूसरा पर्सनल अकाउंट बेसिकली पर्सन्स, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन के बेसिस पे बनता है, और हमें देखते हैं कि रिसीवर कौन है और गिवर कौन है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल
नॉमिनल आपका किस पे बनता है? इनकम्स और एक्सपेंसेस पे। क्या फंडा होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, यही था। ओके, बट अगर हम बात करें मॉडर्न अप्रोच की, जो हमें काम आएगी स्पेशली, अगर हम बात करें मॉडर्न अप्रोच की, अगर रियल पर्सनल नॉमिनी नहीं समझना है, और मैं आज भी सिर्फ क्लास में नाम ले रहा हूं रियल पर्सनल नॉमिनी, मैं आज के बाद कभी नाम लूंगा भी नहीं। हम मोस्टली जब जर्नल एंट्री करेंगे तो हमें मॉडर्न अप्रोच ही फॉलो करना है, जिसमें हम ये देखते हैं कि असेट, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज के साथ इक्विटी मतलब कैपिटल, एक्सपेंसेस, इनकम्स, ये चार चीजें क्या हैं? चार चीजों के रूल क्या है? असेट, टेल मी, असेट, अगर असेट इंक्रीज हो रहा है तो क्या करते हैं? डेबिट। असेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या करते हैं? डेबिट। और अगर असेट डिक्रीज हो रहा है तो क्या करते हैं? बोलो बच्चों, क्या करते हैं? क्रेडिट। राइट? ओके। लाइबिलिटीज जस्ट उल्टा। लाइबिलिटीज किसका उल्टा? एसेट का उल्टा। टेल मी, क्या करते हैं? इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, और डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट। लाइबिलिटीज और इक्विटी जस्ट असेट का उल्टा। असेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे, असेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। अब मैं इतना क्यों इस पे फोकस कर रहा हूं, ये सब क्यों मैं चीजें ला रहा हूं आपके सामने? आप तो फाउंडेशन पास करके आए हो, तो क्या मैं ये मान लूं कि आपको जर्नल एंट्री करना आती है? नहीं, क्योंकि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि यार इंटर में आके भी ना जर्नल एंट्री प्रॉपर तरीके से आपको शायद बहुत सारे बच्चों को दिक्कत देती है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है, और वो मुझे मालूम पड़ जाएगा बाय द पीरियड ऑफ टाइम, स्टार्टिंग के 10-15 दिनों में, कि जर्नल एंट्री में अपन कितने पानी में। बट समझना ये जरूरी है। अब ना ये तुम्हें वहां से उठना पड़ेगा राम मोहन श्याम से। सर ये कौन है? वो तुम्हारे सीपीटी 11-12 में ना, ये राम मोहन, राम इंट्रोड्यूस कैपिटल, मोहन इंट्रोड्यूस दिस, एंड वो होता था ना, आई थिंक मैक्सिमम नाम वही होते थे, राम मोहन श्याम वगैरह। अब ना उनकी लाइफ से बाहर निकल के ना आपको बहुत सारी चीजें करनी है, आपको बहुत सारे जर्नल एंट्री ऐसी करनी है, साला दिमाग खराब हो जाता है कि यार इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैसे होगी। अब ये ना ही इंट्रोड्यूस कैपिटल के अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उस टाइम पर हालत खराब हो जाती है एक एंट्री समझने में, क्योंकि पूरा फंडा आपका एंट्री का है। एंट्री नहीं समझ में आई, एंट्री गलत, तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत, मतलब आपकी पोजीशन गलत, मतलब आपके परफॉर्मेंस गलत, मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं आएगा। आया समझ में कि नहीं? सो असेट बढ़ रही है, डेबिट कम हो रही है, क्रेडिट। लाइबिलिटीज बढ़ रही है तो क्रेडिट, और कम हो रही तो डेबिट। एक्सपेंसेस जस्ट असेट की तरह, सेम टू सेम असेट की तरह। बोलो बोलो, बढ़ रही तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा तो जनरली एक्सपेंस कभी डिक्रीज नहीं होता, एक्सपेंस तो बढ़ता जाता है ना। अरे एक्सपेंस होगा या तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा एक्सपेंस कम होगा, मतलब एक्सपेंस वापस से डिक्रीज होगा, ऐसा थोड़ी होता है। एक्सेप्शनल केसेस में होता है, जब हमें एक्सपेंस को रिवर्स करना पड़ता है। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? पर जनरली एक्सपेंस क्या होता है या तो नहीं होता है, तो इसलिए वो डेबिट होता है। मेरी बात समझ में आई? ओके। और इनकम एक्सपेंस का जस्ट उल्टा। बोलो क्या? इंक्रीज और डिक्रीज। वैसे ही सेम, इनकम कभी डिक्रीज नहीं होती, इनकम या तो होगी या तो नहीं होगी, पर डिक्रीज एक्सेप्शनल केसेस में हो सकता है जहां पर हमें इनकम को रिवर्स करना पड़े। अरे समझ में आया क्या गाइस? अंडरस्टूड और नॉट? पक्का? ओके। सो
ये चार चीजें आपको समझना जरूरी है। अब समझना तो सर जरूरी है, इसमें रटने वाली चीजें तो है सर, ये तो रट लेंगे, पर मालूम कैसे पड़ेगा कि एसेट क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, इनकम क्या होती है और एक्सपेंस क्या होती है। चलो अगर अपनी कॉपी लाए हो तो अब हमें कुछ कुछ पॉइंट समझना जरूरी है। शायद आपको कुछ लिखना पड़े, मतलब कुछ लिखवाऊंगा नहीं, पर शायद आपको अपनी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ लिखना पड़े। जब मैं बोलता हूं ना अपनी लैंग्वेज में, तो तुम्हारी लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं कि तुम्हें शर्म आए और तुम्हें लगे कि यार सर देख रहे हैं, इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा क्या। हिंदी में लिखो, मराठी में लिखो, हिब्रू में लिखो, सिंधी में लिखो, गुजराती में लिखो, कैसे भी लिखो, बस लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, ठीक है ना। आपको बस लिखना है, ये मत सोचना कि साइड वाला क्या सोच रहा होगा, वो इंग्लिश में लिख रहा है तो मैं हिंदी में लिख रहा हूं, अरे यार मजा नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं, यार सर देख रहे हैं मेरी कॉपी में, है ना। अच्छा कुछ कुछ बच्चे क्या होते हैं, सर देखते ना, ये हरकतें मत करना। मैं देखूंगा कॉपी में ताकि तुम्हारे ऊपर कुछ इंप्रूवमेंट करवा सकूं। मैं अभी आके आके कभी कभार घूमूंगा भी, तो तुम्हारी कॉपी में जब झांकू ना, दैट मींस मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं, मैं देखना चाह रहा हूं कि कॉपी कैसे बन रही है, कुछ उस पर कमेंट पॉजिटिवली करूंगा, नेगेटिवली कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है ना। मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं इसीलिए, तो ऐसे ऐसे छुपाना मत, ठीक है। सो गाइस नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि असेट, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस क्या होती है। Since today we don't have enough time, so we will discuss only asset and liability first of all. Now tell me, अगर पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, what do you mean by asset? Can anybody explain? तू नहीं बताएगा, हाँ। What do you mean by asset? Yes, आपका नाम अब एक्सप्लेन करोगे नाम के साथ। हिमांशु बोल बेटा। जिसको बेचे तो इन रिटर्न मनी आए, ओके। इन रिटर्न कुछ आए, इन रिटर्न कुछ आए, मैंने आपकी बात को नोट कर लिया, ठीक है, मैं इस पे आऊंगा वापस, थैंक यू। और नाम तान्या, हाँ। जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करे, इन रिटर्न में कुछ आए, फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करे, कुछ मैच लग रहा है, ठीक है ना, ओके। तेजस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तुम बेटा मुझे एग्जाम्पल दे रहे हो, मैं एग्जाम्पल नहीं पूछ रहा हूं, मैं असेट की डेफिनेशन पूछ रहा हूं। एग्जाम्पल भी दे सकते हो, वेरी गुड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज असेट, वेरी गुड, पर मुझे असेट की डेफिनेशन चाहिए। और डेफिनेशन वो वाली नहीं चाहिए जो 3 इडियट में व्हाट इज अ मशीन पूछा गया था उससे। नहीं नहीं नहीं, मुझे फालतू, मेरे को अपनी बेइज्जती करवाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। और तू भी अपना चेन ऊपर नीचे नहीं करना, ठीक है ना। 3 इडियट देखी होगी ना, लानत है जिसने 3 इडियट नहीं देखी। कोई है जिसने 3 इडियट नहीं देखी? अब कोई शर्म से ऊपर भी नहीं, हाथ नहीं करेगा, मैंने नहीं देखी सर, हाँ सर देख ली देख ली देख ली। हाँ तो मुझे वो डेफिनेशन चाहिए, नहीं चाहिए जो बुकिश डेफिनेशन है, मैं तो बस चाह रहा हूं कि कुछ भी बताओ। कोई और हाथ ऊपर करना, हाँ नाम अभय। विच गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर। तो फिर करंट असेट भी तो 1 ईयर के अंदर होती है। करंट असेट एक नाम होता है जिसका लाइफ जनरली 12 महीने होता है, जो कि मोर देन 1 ईयर नहीं होती, फिर भी वो असेट होती है। सोचना इस पे। हाँ जी आपने बोला था, नाम खुशी, हाँ। विच हैज रिडक्शन की डिडक्शन, रिडक्शन इन वैल्यू, मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसकी वैल्यू रिड्यूस होती जाए बाय द पीरियड ऑफ टाइम, ओके। मोनीश, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मॉनेटरी टर्म्स। बेटा हर चीज मॉनेटरी टर्म्स से कन्वर्ट होगी तो ही वो आएगी यहां पर। और रविशंकर, हाँ बोलो। जिससे हम फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट डिराइव कर सके, वेरी गुड, सेम सेम हो गया, ठीक है। अच्छा ओके, नाम बता रहे हो, हाँ अथर्व, ओके। ऐसी चीज जो प्रोडक्शन करने में हेल्प हो, मतलब मशीन। जो प्रोडक्शन में हेल्प करे सिर्फ वही होती है एसेट, बाकी नहीं होती है। ये कैलकुलेटर रखा है मेरे पास, ये जिसमें मैं लिख रहा हूं, लैपटॉप, मैं कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूं। प्रोडक्शन
आगे, हाँ आपने हाथ ऊपर किया था, नाम? प्रथमेश। जिस चीज में हम इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट तो मैंने जैसे मान लो मोबाइल में इन्वेस्ट किया, कैलकुलेटर में इन्वेस्ट किया, पर हो सकता है मैं उसको अपनी एसेट ना मानूं, हो सकता है मैं उसको अपना एक्सपेंडिचर मान लूं। कैलकुलेटर मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, 100 रुपए का खरीदा, मैंने उसको अपना एक्सपेंडिचर मान लिया, मैंने उसको एसेट नहीं माना, वो मेरी मर्जी। बहुत शानदार जवाब। हाँ अजिक्य, हाँ समथिंग दैट बिजनेस ओन्स। वाह क्या पॉइंट बोला है, इस पे मुझे आना है। ठीक है बैठ जा, लोड मत ले ज्यादा। पहले नाम ने बताया तूने। सुखम, शुभम, हाँ जिसके जरिए वो बिजनेस करता है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी के अलावा जो दूसरी चीज होती है वो एसेट नहीं होती, जो उसको बिजनेस में हेल्प करता है। तो जो डेटर है वो मेरा एसेट नहीं है, क्योंकि मेरे को हेल्प नहीं कर रहा है। हाँ श्रेयश, एनीथिंग विच वी परचेज बट नॉट फॉर सेल, वी जनरली यूज इट for rendering service or for the production purpose. Okay. असिया, हाँ जिससे कोई दूसरी एसेट, तो वो दूसरी एसेट होगी, वो क्या होगी? कैश। अच्छा मैंने बात सबसे सुन लिया, और भी हो सकता है बोलना चाह रहे हो, बट नाउ आई नीड टू एक्सप्लेन। कई सारे बच्चों ने जनरली सही सही जवाब दिए, उसको हम बस अब फर्निशिंग लैंग्वेज में हम बात करेंगे कि एसेट मतलब क्या होता है। गाइस एसेट मतलब ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी रिसोर्स जो दो कंडीशन फुलफिल करे, जो दो कंडीशन फुलफिल करे। ऐसी कोई भी चीज, चाहे वो कैलकुलेटर हो, चाहे वो मेरा कोई डेटर हो, मतलब जिससे मुझे पैसे लेने हैं, चाहे मेरा कोई हार्डवेयर हो, मतलब टेंजिबल फॉर्म हो, चाहे वो मेरा कोई इंटेंजिबल फॉर्म हो जिसको मैं छू नहीं सकता, देख नहीं सकता, ऐसी कोई भी चीज जो दो कंडीशन फुलफिल करें। पहला कंट्रोल, क्या बोला मैंने? कौन सा कंट्रोल? वो नाना पाटेकर वाला कंट्रोल, उदय कंट्रोल वाला नहीं। वो कंट्रोल नहीं। हियर कंट्रोल मीन्स ओनरशिप। किसी ने ओन्स बोला था? आपने, किसी ने बोला था? ओके मैं आ रहा हूं अभी इस पे। कंट्रोल मतलब ओनरशिप, बट दैट डजंट मीन्स द लीगल ओनरशिप। नॉट ओनली लीगल ओनरशिप, अगर तेरे पास आज मैं एक चीज दे दूं और बोल दूं कि सारे बेनिफिट इस कैलकुलेटर के तेरे और सारे रिस्क भी तेरे, कल को कैलकुलेटर गिर गया तो तेरे को ही रिपेयर करवाना पड़ेगा और तेरे को ही वो यूज करना है, और जब तक इस कैलकुलेटर की लाइफ है तब तक तू यूज करता रहेगा, जब तक इस मोबाइल की लाइफ है तो यूज करता रहेगा। मैंने तेरे को सारे रिस्क दे दिए, सारे बेनिफिट्स दे दिए, और मैंने बोला कि अब कंट्रोल तेरे हाथ में। मतलब ओनरशिप से जुड़े हुए जितने भी रिस्क होते हैं, जितने भी रिवॉर्ड्स होते हैं, वो सब अगर मेरे पास आ जाएं तो मतलब वो चीज बन जाएगी क्या? असेट। पहली चीज मैंने क्या बोला? व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग? नहीं बोल रहे हो, यहां के लोग तो बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। लड़कियां चाय नहीं पी क्या? बोलो, तेज बोलो सब लोग। क्या? कंट्रोल। गाइस कंट्रोल का मतलब होता है मैं यूज कर सकता हूं, मैं बेच सकता हूं, मैं किसी और को किराए पर दे सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। यह भी एक करना होता है कि कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरी मर्जी। कंट्रोल मेरा है, मैं कुछ भी करूं, मैं कुछ भी करूं, मेरा कंट्रोल है। दैट मीन्स ये मेरा असेट है, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूं। अरे समझ में आया क्या? कंट्रोल जनरली कैसे आता है? खरीदने पर। जब आप कोई चीज खरीदते हो तो आपका कंट्रोल आता है, पर जरूरी नहीं कि लीगल ओनरशिप आपकी होगी तो ही कंट्रोल मिलेगा। कभी कभार बिना लीगल ओनरशिप के भी कंट्रोल मिल जाता है। सर वो कब मिलता है? जब हम लीज पर कोई एसेट खरीदते हैं। क्या बोले वर्ड बोला? लीज, लॉन्ग टर्म लीज पर कोई एसेट खरीदते हैं। आज मैंने गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक लैंड ले लिया लीज पर, और 99 ईयर्स की लीज पर ले लिया।
कितने ईयर्स? मतलब 99 ईयर्स तक मैं यूज करूंगा, मैं जो करना चाहूं करूं, क्योंकि मैंने इकट्ठा पैसा गवर्नमेंट को दे दिया, पूरा पैसा दे दिया। अब वो चाहे मैं लैंड यूज करूं बिजनेस में, मेरी मर्जी, मैं उसको बेच दूं, मेरी मर्जी, उसमें लिखा हुआ है राइट कि तू बेच भी सकता है किसी और को। मैं उसको यूज ना करूं, मैं कौन से बिजनेस में यूज करूं, मेरी मर्जी, इट इज माई असेट। वाई? बिकॉज आई हैव कंट्रोल ओवर सच असेट। मैं उसके ऊपर कंट्रोल कर पा रहा हूं। बात समझ में आ रही कि नहीं? मैं उसके ऊपर क्या कर सकता हूं? कंट्रोल कर सकता हूं। ये मेरा विल पावर है कि मैं उसको क्या करूं। तो ऐसी कोई भी एसेट जिसके ऊपर क्या हो? कंट्रोल। किसका कंट्रोल हो? एंटरप्राइज का, एंटिटी का, कंपनी का कंट्रोल हो, उसको क्या बोलते हैं? बोलो ना बच्चों, एसेट। तो एसेट होने के लिए, असेट होने के लिए पहली चीज क्या बोला मैंने? क्या बोला? और कंट्रोल कैसे आता है? या तो लीगल ओनरशिप से, या तो डीम्ड ओनरशिप से। सर डीम्ड मतलब? अरे वही जो मैंने अभी बोला, लीजेस का एग्जांपल दिया मैंने आपको, ठीक है ना? डीम्ड ओनरशिप से। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? आप यूज कर सकते हो, आप सेल कर सकते हो, आप रेंट पे दे सकते हो, आप ट्रांसफर कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आया समझ में कि नहीं? गाइस क्लियर हुआ कि नहीं? द सेकेंड थिंग, हम बात कर रहे थे असेट को डिफाइन करने की। सो असेट मीन्स व्हाट? असेट मीन्स वन which satisfies the first condition, which is called control. Guys understood or not? Control. The second condition is future economic benefits are expected to flow. शॉर्ट में हम उसको सिर्फ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी बोल सकते हैं। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो। सर इसको थोड़ा अच्छे से बताओ। ऐसी कोई भी चीज जिससे आपको एक्सपेक्टेशन है कि आपको कुछ ना कुछ फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, या तो बेचने पर, देखो अब यहां पर, या तो यूज करने पर, या तो सेल करने पर, या तो ट्रांसफर करने पर, या तो रेंट पे देने पर, कुछ ना कुछ आपको इनफ्लोज आ सकते हैं। ऐसा आपका एक्सपेक्टेशन है, आपको लगता है कि फ्यूचर में आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? टेल मी, क्लियर हो कि नहीं? अब ना बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभार बच्चा या हम सब लोग उलझ जाते हैं कि हम इसको असेट माने या हम इसको एक्सपेंस माने। कोई ऐसी चीज जो हम खर्चा कर रहे हैं, जो हमने एक्सपेंडिचर किया, मैं उसको एक्सपेंस मानूं कि या मैं उसको असेट मानूं? क्योंकि असेट के लिए भी तो खर्चा करना पड़ता है ना। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? और दूसरी बात, जो रूल हमने अभी देखे थे, असेट का रूल देखो और एक्सपेंस का रूल देखो, सेम है, पर साला दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। असेट जाता है तुम्हारा बैलेंस शीट में और एक्सपेंस कहां जाता है? पी&एल में। तो कभी कभार हम लोग उलझ जाते हैं कि हमें किसी चीज को असेट मानना चाहिए कि हमें किसी चीज को एक्सपेंस मानना चाहिए। तो सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा? जैसे मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दिया, पे किया, क्या है मेरा ये? क्यों? एक तो कंट्रोल नहीं है, बात सही है। दूसरा, मुझे बात करो इस वाले कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखते हुए, क्या है जब तू अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है तो तू सैलरी देता है मंथ के एंड में, मतलब वो तेरे को सर्विस दे चुका है, मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट्स तेरे को मिल चुके हैं, तेरे को बेनिफिट मिल चुके हैं, तेरे को बेनिफिट मिलेंगे। नहीं है, हो सकता है वो कल से नहीं आए, तेरा कंट्रोल नहीं है उस पर, हो सकता है वो कल से ना आए। नहीं सर हमने नया एग्रीमेंट रखा है ना, अरे एग्रीमेंट की ऐसी की तैसी, वो तो नहीं आएगा कल से। तू ऐसे कैसे बोल सकता है कि तेरे को इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा? नहीं, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर। तेरे को तेरे एम्प्लॉय ने सर्विस दिया, तेरे को बेनिफिट मिला, तूने उसको पे किया। एक्सपेंस मतलब कोई भी ऐसी चीज जिससे बेनिफिट मिल चुका है, और असेट मतलब ऐसी कोई चीज जिससे बेनिफिट मिलना बाकी है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? है? आ रही है? हां।
कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी मेरी बात चल रही थी प्रथमेश, हाँ मेरी बात चल रही थी इसके किधर, जैसे कैलकुलेटर, आपका मानना ना मानना, प्रथमेश तुम इसको क्या बोलते हो, एक्सपेंस की एसेट, कुछ भी बोलो जल्दी, एक्सपेंस क्यों बोला बेटा एक्सपेंस, पर मेरे को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्सपेक्ट होगा, फिर खर्चा हो गया है, तो मैंने लैपटॉप परचेज किया, खर्चा हो गया, पर लैपटॉप से मुझे 5 साल तक बेनिफिट मिलेगा, हाँ एसेट मान लो सर, और इससे मुझे 5 साल तक मिलेगा सर, इसको भी मान लो। द पॉइंट इज मटेरियलिटी प्रिंसिपल पढ़ा है आपने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्या होता है मटेरियलिटी प्रिंसिपल, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट अगर आपने सुना हो तो क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त आपको मटेरियल आइटम्स को ज्यादा फोकस करके चलना है, आपको यह देखना है कि आपके बिजनेस में यूजर को डिसीजन लेने के लिए कैलकुलेटर ज्यादा मटेरियल है कि लैपटॉप ज्यादा मटेरियल है, यूजर अपना डिसीजन क्या कैलकुलेटर के सहारे लेगा क्या, नहीं, और दूसरा कैलकुलेटर सही बोला हो कि सर कल को टूट जाए तो, और मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब मैं बोल सकता हूं कि यार मैंने कैलकुलेटर खरीदा, मैंने कुछ दिन यूज किया, मेरे को बेनिफिट मिल गया, कल को टूट भी गया तो मेरे को ज्यादा नहीं अखरेगा, मेरे लिए मटेरियल आइटम नहीं है। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं, यहीं पर मैं मशीन परचेज करूं, लैपटॉप परचेज करूं, मेरे लिए मटेरियल आइटम है पहली बात तो, और मुझे पता है कि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मुझे 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए मिलेगा। सर चलो छोड़ो, 1 साल के लिए छोड़ो, अगर आपको पता है कि आपको विद इन 10 मंथ्स में मिलेगा, 8 मंथ्स में मिलेगा, तो भी होगा क्या, यस इट इज योर करंट एसेट, इट इज योर करंट एसेट, आपको पता है कि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। अब मेरे को सुनो ध्यान से, मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दिया, एसेट की एक्सपेंस है, अभी थोड़ी देर पहले बात की हमने, एक्सपेंस, दूसरा नाम क्या बेटा, रवि है ना, रवि को मैंने पिछले आने वाले 6 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी, एसेट, क्यों हुआ एसेट, क्योंकि रवि ने अभी तक मुझे सर्विसेज दी है क्या, नहीं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, एक्सपेंस मतलब ऐसी कोई भी चीज जिससे बेनिफिट मिल चुका है, और एसेट मतलब जिससे फ्यूचर में बेनिफिट एक्सपेक्टेड है, तो रवि को मैंने जो सैलरी दी है प्रीपेड वाली, फ्यूचर वाली, एडवांस वाली, वो मेरा क्या है, एसेट। आया मेरे बात समझ में कि नहीं, तो बेटा एसेट होने के लिए 2 कंडीशन होना जरूरी है, बताओ कौन कौन सी 2 कंडीशन, कंट्रोल और, सर दोनों में से कोई एक कि दोनों, दोनों प्लस है बीच में, अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं, तो एसेट होने के लिए दोनों कंडीशन होना जरूरी है, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, और अगर नहीं लिखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, एसेट होने के लिए 2 चीजें जरूरी है, कौन कौन सी 2 चीजें, जल्दी बोलो कौन कौन सी 2 चीजें, कंट्रोल और, कंट्रोल का मतलब क्या, एंटिटी कैन यूज इट, सेल इट, रेंट इट, और कुछ भी इट, आई बात समझ में कि नहीं, बोलो, और दूसरा क्या, वी कैन एक्सपेक्ट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, हमें लगता है कि फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, भले 6 महीने मिले करंट एसेट हो जाएगी, 6 साल मिले नॉन करंट हो जाएगी, आई मेरी बात समझ में कि नहीं, पर हमें फ्यूचर में बेनिफिट एक्सपेक्टेड है, चाहे मेरे डेटर्स ही क्यों ना हो, मैंने अपने डेटर्स को सेल किया, कस्टमर को सेल किया गुड्स, उसने मुझे बोला कि 2 महीने बाद पेमेंट करेगा, तो 2 महीने बाद मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, मुझे फ्यूचर में कुछ इनफ्लो आएगा, तो ये मेरे लिए क्या है, एसेट, डेटर इज माय एसेट, भले वो 2 महीने का है पर एसेट तो है। तो बच्चों एसेट होने के लिए जरूरी नहीं कि 12 महीने से ज्यादा पीरियड का ही बेनिफिट देखा जाए, अगर बेनिफिट आपको अगले महीने भी मिलने वाला है तो भी आपके लिए वो शॉर्ट टर्म एसेट तो है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं, पक्का, ओ भाई पक्का, इधर इधर इधर, हाँ तुम पक्का, क्या नाम है आपका, सिद्धेश, आगे। सो गाइस यहां तक समझ में आई बात आपको, बोलो बच्चों, टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय एसेट, टेल मी विच फुलफिल्स फॉलोइंग 2 कंडीशंस, कौन सी 2 कंडीशंस, कंट्रोल एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। कंट्रोल कैसे आता है, जनरली लीगल ओनरशिप से, बट एक्सेप्शनली डीम्ड ओनरशिप से भी आता है कि नहीं आता है, हाँ मैंने आपको एग्जांपल दिया लीजेस का, आपने 99 इयर्स की लीज पर असेट ले लिया, आपको सरकार ने
असेट दे दिया, आपने पूरे पैसे दे दिए और आपको 99 ईयर्स के लीज पर मिला। ठीक है, आप उसको यूज करो, आप उसको बेचो, आप उसको रेंट पे दे दो, वो आपका मर्जी। इट इज कंट्रोल्ड बाय यू। गाइस यहां तक चलेगा? क्लियर हुआ यहां तक पॉइंट? पक्का? सच्ची? और एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस क्या होता है? ऐसा कोई भी खर्चा जिसका बेनिफिट मिल चुका है, जिसका बेनिफिट हमें मिल चुका है। अरे मेरी बात समझ में आएगी नहीं? पक्का? आपको ना गिनती की बस 5 बातों पर फोकस करना है। अगर ना अकाउंट्स में एक्सपर्टाइज चाहिए ना, सीरियसली बोल रहा हूं, 5 बातों पर फोकस करो। पता होना चाहिए कि क्या चीज असेट होती है, क्या चीज लायबिलिटी होती है, क्या इनकम एक्सपेंस और इक्विटी होता है। ये 5 चीजें, लिटरली बोल रहा हूं यार, ये 5 चीजों को अगर गहराई से समझ लिया ना, मजा आ जाएगा इस सब्जेक्ट को समझने में। फिर ना उंगलियों में आपका ये सब्जेक्ट है पूरा पूरा। ये 5 चीजों की बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। डेफिनेशन मतलब सिर्फ रटनी नहीं, वो रटने वाला पता नहीं बोल रहा हूं, मन में पता होना चाहिए कि यार उसको हम महसूस करें एक्चुअली में। बस ये 5 चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है, राइट? आज का सेशन हो रहा है, इट्स 9 o'clock ऑलरेडी। सो अभी मैं सेशन को यहीं के यहीं ओवर कर रहा हूं, राइट? सेशन को उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद अभी आपका दूसरा सब्जेक्ट का स्टार्ट होगा सेशन, ठीक है? अभी के लिए हम अभी सेशन को कंक्लूड करते हैं। सो गाइस थैंक यू, ठीक है? थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल। बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज।